हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप सब लोग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग टू ऑल दी अर्जुना जेई 2025 स्टूडेंट्स। जहां पर बेटा हम लोग स्ट्रेट लाइंस पढ़ रहे थे, कल हमने लेक्चर नंबर 2 किया था स्ट्रेट लाइंस का। आज हम लेक्चर नंबर 3 लेकर आ गए हैं और उम्मीद है मेरी आवाज बेटा आप लोगों तक पहुंच रही है और आप सभी लोग घर में स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं। राम राम गुरुजी, राम राम बेटा जी, जय हिंद। आप सभी को ढेर सारा प्यार, राधे राधे, राम राम, जो भी आप बोलते हैं, ढेर सारा प्यार आप सभी बच्चों को। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से यार चैट पे लिखो भाई, जो जो प्रेजेंट है। क्यों तुम लोग कंजूसी कर रहे हो ये बताइए, पता तो लगे हमें कौन कौन आया है। नमस्ते सर जी, प्रणाम सर जी, राधे राधे सर, राधे राधे बेटा, राधे राधे, राम राम। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय हिंद सर, जय हिंद बेटा, जय हिंद। बहुत बढ़िया, काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं, काफी सारे मैसेजेस आ रहे हैं और काफी सारे बच्चे जो हैं हमारे बीच वो रतन टाटा जी को याद कर रहे हैं और जो हमारे बहुत बड़े देश के आइकॉन थे, आज उनका सुबह सुबह जो है स्वर्गवास हो गया। सुबह सुबह जब मैं उठा तो मैंने पहली न्यूज यही देखी एंड इट वाज रियली डिसहार्टनिंग, क्योंकि बहुत ही बढ़िया इंसान थे यार वो। और आप सभी बच्चों को एक तरह से उनकी लाइफ से इंस्पिरेशन लेना चाहिए। आज लक्ष्य बैच में भी मैं यही बोल रहा था कि भाई बहुत ही ज्यादा एक इस तरह की पर्सनालिटी थे जो कि लव्ड बाय एवरीबॉडी और काफी रिस्पेक्टेड थे, बिकॉज उनके जो नेचर था, उनके जो इतने बड़े आदमी बनने के बाद भी किसी चीज का घमंड नहीं और इतने वेल विशर फॉर द सोसाइटी। तो ऐसे ही अगर आप लोग भी बन जाएं हमारे प्यारे प्यारे अर्जुनास फ्यूचर में जाके, थोड़ा सा भी अगर आपने उनसे कुछ सीख लिया तो आपकी भी लाइफ बढ़िया रहेगी। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया उनका जो नेचर था। बट अब हमारे बीच नहीं रहे हैं तो हम यही बोल सकते हैं भाई कि उनका जो है, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, शांति मिले, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एंड उनसे हम लोग सीख पाएं, जो भी उन्होंने किया अपनी लाइफ में, इतनी सारी चीजें करी, उससे थोड़ा भी अगर हम सीख पाएं और इंप्लीमेंट कर पाएं तो हमारी भी लाइफ अच्छी बन सकती है। लेजेंड्स नेवर डाई सर, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। लेजेंड्स कभी डाई नहीं करते, हमारे दिल में रहते हैं और हम लोग उनसे सीखते रहते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी आप लोग परेशान ना हो। देखो ये सब, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है बेटा, आना है जिसने वो जाएगा भी। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पाए लागू सर, धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको मेरी तरफ से। चलिए तो स्टार्ट करेंगे बेटा, अब हम लोग अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। लेक्चर नंबर 3 आज बारी है स्ट्रेट लाइंस का। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कह सकते हैं हम पॉइंट पर अब हम आ गए हैं। अभी तो स्ट्रेट लाइन वैसे शुरू हुई नहीं है, सही बताऊं तो आज शायद शुरू हो जाए स्ट्रेट लाइन। लोकस ऑफ अ पॉइंट करने के बाद लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट पढ़ेंगे। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ रहे हैं सर, स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ रहे तो अभी तक हम जनरल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं भाई, जिसमें हमने पहले डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल और 4 सेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये 4 टॉपिक्स पढ़े हैं भाई। समझ गए कौन कौन से 4? पहला था डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा था सेक्शन फॉर्मूला, तीसरा था एरिया ऑफ ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल, कुछ भी कह लो, और चौथा था 4 सेंटर्स जो हमने कल पढ़ा, सेंट्रॉइड, ऑर्थो, सरकम, इन सेंटर, इनके फॉर्मूलाज हमने कल पढ़े। तो मैंने जैसा आपको बताया ये सब खत्म नहीं हुआ है, ये मत सोच लेना सर खत्म हो गया सेंट्रॉइड, नहीं, अभी तो शुरू होगा बेटा। ये बस आपको एक तरह से बेसिक मैथ पढ़ाई जा रही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। लोकस भी ऐसी चीज है जो आज हम पढ़ेंगे, बट ये चलेगी एंड तक, लास्ट तक लगती रहेगी, आगे हाइपरबोला तक लगेगी, 5th चैप्टर तक लगेगा लोकस। तो इसका कॉन्सेप्ट हम समझ लेंगे, बाकी लगाते रहेंगे जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, यहां से हम पढ़ेंगे। आई एम श्योर इसमें से कुछ चीजें आपको फिजिक्स में भी सर ने बता दी होंगी। फिर वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन करेंगे। तो हम करेंगे सारी चीजें कवर जो फिजिक्स में पढ़ी होगी, उसको क्विक ब्रश अप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल। चलिए तो स्टार्ट करें भाई, स्टार्ट करें आज का लेक्चर। चलिए तो स्टार्ट करने से पहले एक पोल से शुरुआत करेंगे। जेई 2024 में देखिए सवाल आया था बहुत ही प्यारा, जो आप सभी बच्चे कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी मिक्स है, थोड़ा सा सेट भी मिक्स्ड है, क्योंकि यहां पे देख सकते हैं फाइनाइट सेट लिखा हुआ है। तो सेट थ्योरी एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक तरह से मिक्सचर है। तो जल्दी से करके दिखाओ, फिर हम लोकस स्टार्ट करेंगे। इतने बाकी लोगों को आने देते हैं, बाकी लोगों को भी आने देते हैं भाई, जल्दी जल्दी। बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब करने को तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं जिन्होंने प्रॉपर तरीके से नोट्स एक एक करके रिवाइज लिखे हैं, रिवाइज करा है बढ़िया करके, वो 30 सेकंड के अंदर निपटा देंगे इसे, ज्यादा से ज्यादा
45 सेकंड, मतलब इससे ज्यादा टाइम तो लगेगा ही नहीं उन्हें। बट हाँ, अगर आपने 1.5 मिनट में भी कर दिया तो भी ठीक है, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है। सेट थ्योरी लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट्स with m and n elements respectively. Total number of subsets of set A is 56 more than total number of subset of B. Total number of subset का फॉर्मूला 2 की पावर m 2 की पावर n, करेक्ट। सो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A हो जाएगा 2 की पावर m और नंबर ऑफ सबसेट ऑफ n हो जाएगा B हो जाएगा 2 की पावर n। अब बोल रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ A is 56 more than नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी। बन गई इक्वेशन। ये क्वेश्चन देखो क्लास में करा हुआ है सेट थ्योरी में हमने। सो 2 की पावर m माइनस 2 की पावर n 56 कब होता है? हिट एंड ट्रायल से कर डालो भाई। बेस्ट 2 मेथड बताए थे मैंने, बेस्ट था हिट एंड ट्रायल से m और n फाइंड आउट कर लेते हैं। m को अगर मैं 6 डाल लूं और n को आई थिंक 3 डाल लूं तो 2 की पावर 6 माइनस 2 क्यूब 64 माइनस 8 56 ही होता है। यानी m को 6 n को 3 डाल के हमें वन ऑफ द केसेस तो मिल ही रहे हैं, करेक्ट। m और n निकल कर आ गया। बस अब क्या है, p के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे m, n, यानी p के कोऑर्डिनेट 6, 3 और q के कोऑर्डिनेट्स -2 -3 और बोला गया है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा डालो। कितना इजी क्वेश्चन देख रहे हो ना, कितना आसान क्वेश्चन आया है। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। इसीलिए तो बोला जाता है भाई क्लास नोट ढंग से पढ़ लो, एक एक क्वेश्चन बार बार कर लो, क्योंकि उसी से मिलते जुलते आने हैं। जेई मेन में तो आप ये समझ लीजिए, अगर क्लास नोट्स बढ़िया करके तुमने 2-2 3-3 बार रिवाइज करे हुए हैं हर चैप्टर के, तो तुम्हारा सिलेक्शन प्रॉपर हो जाएगा। जेई मेन तो क्लियर करना बाएं हाथ का खेल रहेगा तुम्हारे लिए भाई। सही बता रहा हूं मैं, सही बता रहा हूं मैं। इसमें कोई हमारी ग्रेटनेस नहीं है, दिस इज हाउ पेपर इज, ठीक है। किसी भी टीचर से आप पढ़ रहे हो, अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लें, एक एक चीज को रिवाइज कर लें, तो जेई मेन निकालना कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। हाँ, एडवांस के लिए थोड़ी प्रैक्टिस तो देखो एक्स्ट्रा लगेगी ही लगेगी एडवांस लेवल में, क्योंकि नए नए क्वेश्चंस भी आते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला पी क्यू के बीच में बन जाएगा रूट ऑफ 6 2 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 3 और 3 6, 8 स्क्वायर 6 स्क्वायर तो 10 होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट्स 10 हो गया आंसर इसका, 10 हो जाएगा भाई। आंसर 10, क्या मैं सही बोल रहा हूं भाई? क्या मैं सही बोल रहा हूं? आंसर 10। बहुत सारे लोगों ने 10 निकाल दिया है चैट पे, शाबाश, सही लग रहा है। मेरे को लगता है 60-65% तो आ ही जाएगा। अरे भाई ये क्या हो गया, 46% अटक गए इस पे। अब यहां से देखो पता लगता है कितने सिंसियरिटी है हमारे बच्चों में, कि भाई नोट्स की चीज जो पूछी गई है क्वेश्चन में वो नहीं कर पा रहे हैं हम सही। तो पता है कहां होता है, हम पता है दुनिया भर के सपने देख रहे होते हैं, ये बुक कर लूं, वो बुक कर लूं, ये असाइनमेंट कर लूं, वो पेपर दे दूं, और जो हमारे हाथ में है हमारे नोट्स बनाना और उनको रीड करना, उनमें बार बार क्वेश्चंस करना, वो काम हम करते नहीं, क्योंकि हमें वो बोरिंग लगता है। इंटरेस्टिंग काम तो ये है सर, नए नए सवाल दो, मजा आएगा सर, ये लेक्चर देख लूं, वो लेक्चर देख लूं। देखने से कुछ नहीं होगा यार, कितनी बार ये बात समझाऊं। अगर आपने कोई चीज सीख ली है, ये क्वेश्चन एक क्लासिक एग्जांपल है कि ये चीज, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपने नहीं करा हुआ है। सेट थ्योरी में एक क्वेश्चन देख लेना, नोटबुक खोल के, सेम दिख जाएगा तुम्हें, ठीक है। हाँ, सेम दिख जाएगा। और लास्ट में जाके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। तो आप लोग, पता है गलती मुझे ऐसा लगता है ऑनलाइन में, जो मेरी बच्चों से बात हुई है, जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, कई बार विद्यापीठ में कभी मिले हो पहले या कभी, तो उनका ना स्टाइल क्या है पढ़ने का, ऑनलाइन पढ़ते हैं तो मतलब वो 100% ऑनलाइन पर ही डिपेंडेंट हो जाते हैं। कि यार कैसे, एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो आप अर्जुना जेई में पढ़ रहे हैं, तो अब आपको लगता है कि भैया ऑनलाइन ही पढ़ेंगे हम, तो अब नोट्स क्यों बनाएंगे, हमें ऑनलाइन की जरूरत, हमें नोट्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं। तो हमें जब रिवीजन भी करना होगा तब भी हम तरुण सर का लेक्चर देख डालेंगे, जब हमारा टेस्ट आ रहा होगा तब भी हम किसी टीचर का लेक्चर देख डालेंगे, जब हमारा कुछ और करना होगा तब भी हम लेक्चर देख डाल। भैया लेक्चर देखने से कुछ नहीं होगा, लेक्चर देखने से तुम समझ गए कॉन्सेप्ट। अब उसमें जब तक अपने घंटे नहीं बताओगे, खूब सारे सवाल नहीं करोगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रहे हैं तो तरुण सर का सॉल्यूशन देख लियो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, उससे नहीं होगा। खुद के नोट्स बनाइए, ठीक है, एक एक चैप्टर के नोट्स बनाइए। अगर आपको लगता है नोट्स बनाना बेकार का काम है तो आप बिल्कुल गलत फहमी में जी रहे हैं। आपको नोट्स प्रॉपर बनाने पड़ेंगे और प्रॉपर तरीके से ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आप 2 साल का बैच लिया है आपने, तो 2 साल तक अगर रिवीजन करना है तो आपको नोट्स चाहिए, अपनी राइटिंग में चाहिए।
किसी और का रिवीजन, मैं अगर कोई यूट्यूब पे आप रिवीजन देख रहे हैं, उसने उसका मन जो रिवीजन करा दिया, क्या पता उसमें 100% कॉन्सेप्ट कवर हुए, क्या पता जिसमें तुम अटकते थे वो वाले कॉन्सेप्ट कवर हुए कि नहीं हुए, जिसको जो तुम्हें टफ लगता था वो वाला क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसीलिए बेस्ट होता है अपने नोट्स बनाना और उसमें से रिवीजन करना, क्योंकि वहां आपने लिखा होगा हाँ ये चीज में मुझे दिक्कत होती है, ये पहले मैं इसमें फंसा था, ये वाला मुझे आसान लगता है। तो वैसे ट्रिक्स बार बार आपके, जब बार बार उन्हीं चीजों को देखोगे तो दिमाग में रीइंफोर्स होते जाएंगे और फिर वो आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, हाँ। नोट्स में सभी क्वेश्चन उतारने हैं, बिल्कुल बेटा, ये लंबा काम है बट प्रॉपर काम यही है। शॉर्टकट मत मारो किसी चीज के, शॉर्टकट मारोगे तो नंबर नहीं आएंगे। ठीक है, हाँ। तो अगर आपको लगता है नोट्स नहीं बनाना, तो वो पता है कब होता है, जब मान लो आपने पढ़ाई 2-3 महीने के लिए करी है, अब उसमें क्या तो नोट्स बनाओगे। 2-3 महीने का जो क्रैश कोर्स करते हैं बच्चे, उनको हम बोलते हैं भाई नोट्स मत बनाओ, क्योंकि अब तुम सारा टाइम तो नोट्स बनाने में निकल जाएगा अगर 2 महीने में आए हो। इससे बेटर है 2-3 महीने में लेक्चर देखो, पीवाईक्यू लगाओ, लेक्चर देखो पीवाई, क्योंकि उनको चांसेस कम है भूलने के, क्योंकि 2-3 महीने में जो पढ़ा है ऑलमोस्ट ध्यान ही रहेगा ना। बट आपने बेटा 2 साल बाद जेई देना है। आप खुद सोचिए अभी क्या चल रहा है, अभी अक्टूबर चल रहा है, आपने जनवरी में देना है और फिर अप्रैल में देना है 2026 के। तो तब तक कैसे याद रहेगा दिमाग में, बताओ। ये सब ट्रिक्स कैसे याद रहेंगी? तभी तो याद रहेंगी ना यार, जब तुम लोग उसको प्रॉपर तरीके से लिखोगे, बार बार रिवाइज करोगे। ठीक है, जो बच्चे 2 साल के लिए तैयारी करते हैं, वो बिना नोट्स बनाए अगर तैयारी कर रहे हैं, तो वो अपने आप को उन बच्चों के बराबर रख रहे हैं जो 4 महीने के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, ये समझ के बैठ जाना। अगर आप 2 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप टेस्ट मैच खेलने आए हैं, आप T20 खेलने नहीं आए हैं, तो आप T20 वाली स्ट्राइक रेट से अगर खेलने जाएंगे तो 15-20 ओवर में ऑल आउट भी हो जाएंगे। तो ये इस वाली बात है, बिल्कुल सेम जेई की तैयारी में। आप लोग 2 साल की तैयारी कर रहे हैं तो उसको 2 साल की तरह करिए। ठीक है, 2 साल की तरह कैसे होती है? नोट्स बनाइए, रिवाइज करिए, हर संडे अपना फिक्स कर लो 2 घंटे नोट्स रिवाइज करना ही करना है। कितने लोग नोट्स बनाते हैं? चलो ऑनेस्टली बताना, कितने लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हैं, जरा चेक करते हैं। ठीक है, थम्स अप अगर नोट्स बनाते हैं, थम्स डाउन नहीं सर, कभी मन करा बना लिया, कभी नहीं। अगर 100% हर लेक्चर के बनाए हैं आज तक, प्रॉपर तुम्हारे पास बने हुए हैं एक एक नोट्स, तो थम्स अप कर देना। ठीक है, हाँ। पोल में वो लोग थम्स अप करें जिन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं। नो पोल सर, कुछ लोगों का पोल नहीं आ रहा है। चलो ABCD वाला ऑप्शन दे देता हूं। ए ऑप्शन यस सर हम नोट्स बनाते हैं, बी नो, सी कभी कभी, कभी कभी बना लेते हैं सर, कभी मन करता है, जोश आ जाता है तो बना लेते हैं, कभी कभी लगता है टाइम नहीं है तो हम सर उड़ा देते हैं नोट्स, हम सीधे DPP लगा लेते हैं। अगर ऐसा है तो कभी कभी वाला ऑप्शन टिक कर देना। चलिए देखते हैं, 90% यस कह रहे हैं। चलिए अच्छी, बहुत अच्छी बात है। एक बार इसमें भी बताइए जरा। यस मतलब बनाते हैं सर हर बार विदाउट फेल, हर चैप्टर के हर लेक्चर के नोट्स बना रखे हैं सर हमने। नो मतलब नहीं सर, हम नहीं बनाते सर, हम कहां सर, नोट्स तो हमें मिल जाते हैं यहाँ पे PDF नोट्स हमारे तो वही नोट्स हैं। और सी कभी मन करता है तो सर बना लेते हैं, कभी मन करता है तो कहते हैं अरे क्या जरूरत है भाई, आज उड़ा देते हैं जी हाँ, देखते हैं देखते हैं। तो ये सब चीजें देखो इंपॉर्टेंट है यार, जेईई से तैयारी नहीं करनी पे भिड़ गए पागलों की तरह, क्योंकि ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है, वरना तुम सही तरीके से अगर तैयारी नहीं करोगे, पॉइंट नहीं है फिर करने का, फिर नहीं होगा ना सिलेक्शन। खुद सोचो, अगर आपको टॉप 1% में आना है तो वो सारी गलतियां पहले तो अवॉइड करनी है जो नॉन सिलेक्शन वाले बच्चे करते हैं। ठीक है, तो उनमें से वन ऑफ द मिस्टेक इज कि नोट्स नहीं बनाना। चलिए, तो होना तो ये चाहिए, मेरे ख्याल से 65% होंगे, 90% है, अरे वाह वाह क्या बात है। तो ये 2 और 8% ही है, तो इसका मतलब तुम्हारे बैच में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं, विच इज वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है यार। जो मुझे लाइव सुन रहे हैं वो लोग तो बना ही रहे हैं, हो सकता है रिकॉर्डिंग वाले कुछ हो, तो आप लोग भी बेटा इसको चेंज करें। जो लोग नोट्स नहीं बनाते या कभी कभी बनाते हैं, तो फिर पोल में क्यों नहीं आंसर आता है ये बताओ। अगर तुम नोट्स बनाते हो तो रिवाइज नहीं करते होगे या तो, है ना। चलो अब ये भी पोल कर लेते हैं कि क्या तुम उसको पीरियोडिकली रिवाइज करते हो। पीरियोडिकल मतलब जैसे मान लो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो ट्रिग्नोमेट्री को क्या आज तक तुम 2 बार रिवीजन कर चुके हो, 2 या 3 बार, एक एक क्वेश्चन दोबारा करके, एक एक फॉर्मूला दोबारा 2 या 3 बार। जो जैसे जितना पुराना चैप्टर है उसका फ्रीक्वेंसी उतनी बार होनी चाहिए, जैसे क्वाड्रेटिक है वो भी 2 या 3 बार, बट अभी रिसेंटली तुम्हारा मान लो अभी बायनोमियल हुआ है, उसको तो एक ही बार कर पाए होगे, है ना। तो क्या पीरियोडिकली रिवीजन करते हो? यस, नो या कभी कभी, फिर से बताइएगा, यस, नो या कभी कभी।
थोड़ा मुझे आइडिया लगेगा ना कि तुम लोग कहां स्टैंड कर रहे हो रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट ही रिवीजन है ना। देखो नो लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग नो लिख रहे हैं, तो भाई नोट्स बनाते किस लिए हो? बनाते किस लिए हो ये बताओ? रद्दी में बेचोगे उसे 5 साल बाद, इसलिए बना रहे हो ताकि खूब सारी 10 किलो रद्दी इकट्ठी हो जाए? भाई नोट्स का काम ही ये है कि उसको तुम रिवीजन करो, वरना काम क्या है खुद ही सोचो ना। अगर तुमने नोट्स बना के बस छोड़ दिए तो उसका काम क्या है? का पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है, पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है बेटा, पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग नो लिख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है नो जीत जाएगा इस बार। सही पकड़ा मैंने, इसका मतलब तुम्हारी वीकनेस। बना तो रहे हो, 90% लोग बना रहे हैं नोट्स, बट बहुत सारे मुझे ऐसा लग रहा है कि नोट्स को रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं, रिवाइज ही नहीं कर रहे हैं। नो सर, नो सर, ये ही बिल्कुल मैं बता रहा हूं, यहीं पर सारा का सारा गड़बड़ है। अगर तुमने नोट्स को साल के एंड तक हर चैप्टर के 3-3 बार रिवाइज कर लिया, भाई साहब तुम्हारा हो ही नहीं सकता आईआईटी एडवांस क्लियर ना हो। ये ब्रह्मास्त्र सुन लो आज, आईआईटी क्लियर करने का ब्रह्मास्त्र यही है। साल के एंड तक हर चैप्टर के नोट 2-2 3-3 बार रिवाइज होने चाहिए। तुम्हें एक एक क्वेश्चन की ट्रिक पता होनी चाहिए कि यार सबसेट आते हैं तो ऐसे करना होता है, ट्रिग्नोमेट्री में साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी दिखेगा, ऐसे करना होता है, 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा दिखेगा तो ये करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर बड़ी पावर दिखेगी, फ्रैक्शन दिखेगी तो डी मॉइवर्स लगाना है, ज्योमेट्री के अंदर अगर स्ट्रेट लाइन में सर्कल्स दिए हैं तो ये लगाना है, यूलर्स लाइन कब लगानी, ये सब ट्रिक्स हैं यार। वो कैसे आएंगी खुद बताओ? जब तुम्हें एक एक चीज नोट्स की बिल्कुल अपने फिंगर टिप्स पर होगी तो यस होना चाहिए, बट नो होगा। देखो कितना ज्यादा ये क्वेश्चन बहुत सही रहा, बिकॉज बहुत सारे लोग सिर्फ 34% यस कह पा रहे हैं। वेरी गुड बेटा, अगर आप यस कह रहे हैं मतलब आप हर बार प्रॉपर तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, बट इसके अंदर भी हो सकता है आपने आइटरेशन मल्टीपल नहीं हो पा रही हो। क्या ट्रिग्नोमेट्री के नोट ऐसे देखो, तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम्हारे नोट्स तुमने बहुत बार रिवाइज कर लिए हैं? ट्रिग्नोमेट्री में जो जो मैंने फॉर्मूले कराए उसके नीचे के एग्जाम्पल तक तुम्हें रट जाएंगे। तुम्हें अगर कोई बताए, पूछे कि यार एक बात बता कि सर ने जब साइन सी प्लस साइन डी कराया था तो कितने कौन कौन से एग्जाम्पल कराए थे, क्या तुम्हें वो याद है? सर ऐसे याद कर लूं क्या? याद नहीं करना है, तुम्हें रिवाइज इतनी बार करना है कि याद अपने आप हो जाएंगे भाई, याद अपने आप हो जाएंगे, यही तो बात है। तो अगर आपका उस वो लेवल पहुंच गया है तो आपका रिवीजन नोट्स का बढ़िया हो रहा है। ठीक है, बस सिंपल सा फंडा है, देखो मेरा तो सिंपल फंडा, जैसे पेन रूल अपना सिंपल, 3 दिन में पेन खत्म मतलब पढ़ाई बढ़िया, ऐसा ही फंडा ये है कि अगर आप को अपने क्लास नोट्स के इलस्ट्रेशन देखकर कोई क्वेश्चन सामने आए तो तुम्हें चमक जाना चाहिए कि सर ने क्लास में कराया था। और उसका भी नेक्स्ट लेवल होता है कि इलस्ट्रेशन तो चमक ही जाता है, आंसर भी रट गया, सर इतनी बार रिवाइज कर चुका हूं मैं समझ गए? हाँ, तो ये टेक्निक होनी चाहिए। जब हम लोग जेई की तैयारी कर रहे थे तो मतलब इतनी बार रिवीजन हो गया था, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर कोई भी मान लो बायनोमियल थ्योरम, पीएनसी की, हम जब बार बार रिवीजन करते थे, पहली दूसरी तीसरी बार बहुत टफ लगता है, जब एक एक क्वेश्चन दोबारा करो बहुत समय लगता है, बट चौथी बार आते आते तुम्हें उसका आंसर तक याद हो गया होगा कि ये आंसर आने वाला है। ठीक है, हाँ तो ये होगा, ये होगा। हाउ टू रिवाइज, यही तरीका है बेटा रिवीजन का। कुछ मत करो, एक चैप्टर पकड़ लो और उसको सारे क्वेश्चन दोबारा लगाओ नोटबुक बंद करके। ठीक है, बस क्वेश्चन देखो, नोटबुक बंद करी, अब खुद से करेंगे, तुम सरप्राइज हो जाओगे, तुमसे एक भी बहुत ही कम क्वेश्चंस होंगे पहली बार में, बहुत कम होंगे। तुम्हें लग रहा है तुम्हें आता है, ये सब आता है, बट तुम फंस रहे हो, क्योंकि वहां पहले स्टेप तो सर ने बता दिया, दूसरा स्टेप कर लिया। वहां जब नोटबुक बंद करके करोगे तो एक एक स्टेप खुद सोचना है, फिर देखो तुम कितने खुद से कर पाए कितने नहीं। मान लो ट्रिग्नोमेट्री पकड़ लिया, ट्रिग्नोमेट्री में मान लो 70-180 एग्जाम्पल मैंने क्लास में कराए हैं, तुमने नोटबुक बंद करी, पहला सब टॉपिक देखा, उसके नीचे के एग्जाम्पल पढ़ा, करना शुरू, आंसर आ गया, वेरी गुड, दूसरे का करना शुरू, नहीं आंसर आया, हिंट देखी, इस तरह से बार बार सारे एग्जाम्पल करने। एक दिन आएगा जब तुम्हें करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, 3-4 आइटरेशन जब हो जाएंगी तुम्हें खुद ही एक एक चीज याद रहेगी। ठीक है, ये बहुत बोरिंग काम है, एक ही क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना, रिवीजन, बट जिसने रिवीजन ढंग से कर लिया उसी का जेई सिलेक्शन होगा बेटा, क्योंकि पढ़ाई तो सब कर रहे हैं, रिवीजन इज द की। और रिवीजन तब नहीं करना है जब सब भूल जाओगे, उस दिन का इंतजार मत करो कि यार 11वीं के एंड में आते आते मैं शुरू का सब भूल गया, अब मैं रिवीजन कर लेता हूं। उस समय का इंतजार क्यों करना भाई, भूलने क्यों देना अपने आप को, डायरेक्टली करते चलो ना। अब तुम्हें लगता है पीएनसी बड़ा अच्छी तरह करा सर उस टाइम तो मैंने, तो अब भूल जाओगे, ऐसे तो पढ़ोगे नहीं तो भूल जाओगे, तो आपको बार बार उसको रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स नाम की चीज बिल्कुल भी मत बोलो मेरे से, शॉर्ट नोट्स इज एब्सोल्युटली यूजलेस फॉर यू, क्योंकि आप बेटा शॉर्ट कोर्स के लिए नहीं है, आप लॉन्ग कोर्स के लिए आए हैं, आप अर्जुना जेई में आए हैं, 2 साल का बैच लिया है, तो आपको प्रॉपर तरीके से करना है। इजियर काम क्या है, शॉर्ट नोट्स बनाना।
तो तुम वो काम क्यों करना चाहते हो यार जो आसान है, जो जो कि जिसमें तुम्हें डिसएडवांटेज है। शॉर्ट नोट्स में कुछ नहीं आएगा, सिर्फ फॉर्मूले आएंगे, ट्रिक्स कहां आएंगी ये बताओ। ये थोड़ी ना आएगी ट्रिक वहां पे कि यार ये ऐसे यूज होता है सेट थ्योरी में। तो अगर तुम 3-4 महीने के लिए पढ़ाई कर रहे होते तो भाई शॉर्ट नोट सही थे तुम्हारे लिए, बट तुम बेटा 2 साल के लिए पढ़ाई कर रहे हो ना, तो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो शॉर्टकट है आप लोग, क्योंकि आप अर्जुना जेई के हैं, 2 साल आपने दिए, आप बहुत जल्दी स्टार्ट कर चुके हैं, तो आपको उसका एडवांटेज उठाना है ना यार, उसका एडवांटेज उठाना है, करेक्ट, उसका एडवांटेज उठाना है। अब देखो खुद ही सोचो, अगर तुम 2 साल के लिए तैयारी कर रहे हो तो क्या तुम एक बहुत ही मतलब एक 3rd क्लास कॉलेज से सेटिस्फाई हो जाओगे? नहीं होगे ना। तुम्हें लगेगा यार मैंने 2 साल तैयारी करी है, मैं तो यार आईआईटी डिजर्व करता हूं, या एनआईटीज करता हूं, या डीटीयू करता हूं, या कोई भी अच्छा ट्रिपल आईटी करता हूं, ये तो एटलीस्ट करूंगा मैं, एक्सपेक्ट आप लोग अपने आप से। बट अगर आपने सिर्फ 2 ही महीने पढ़ाई करी, 3 महीने, तो आपको लगेगा यार कुछ भी मिल जाए इस समय, तो एक ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए बस। तो आपको वैसे सोचना है, आप 2 साल का सिलेबस जब कर रहे हो तो आप क्यों इन छोटी छोटी चीजों में अपने आप को पीछे कर रहे हो? आपको तो इन सब में भी बेस्ट चीज करनी है ना, चाहे वो लॉन्ग है। और हमेशा याद रखना, शॉर्टकट हमेशा शॉर्टकट ही होते हैं, और जो लंबा रास्ता होता है कई बार वही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखेंगे, और नोट्स का रिवीजन प्रॉपर होना चाहिए, हर संडे आपको करना है ताकि चीजें भूले ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना 12th में बड़ी दिक्कत होगी। चलिए, तो इसके साथ स्टार्ट करते हैं लोकस। लोकस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, सब लोग अब फोकस करें भाई, लोकस एंड फोकस, ओके। जी हां, लोकस के लिए करेंगे फोकस, क्योंकि वरना ये नहीं आएगा समझ, थोड़ा सा ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है, आईआईटी दिल्ली सर, नथिंग लेस देन आईआईटी दिल्ली। हाँ बस, तो आईआईटी दिल्ली अगर जाना है तो भाई बहुत प्रॉपर तरीके से, प्लान तरीके से पढ़ना पड़ेगा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे करना पड़ेगा, समझे? हाँ, और तुम्हें पता ही है कि मैं खुद जा चुका हूं, तो मुझे पता है कैसे पहुंचना है वहां, वैसे कैसे पहुंचना है वहां मैं आपको बहुत इजीली बता सकता हूं, और ये तरीका सही है जब आप 2 साल के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। हाँ, स्टार्ट करेंगे। आईआईटी बॉम्बे, अरे बहुत अच्छी बात है भैया, आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर, खड़गपुर, जहां जाना है जाओ, बस अभी जैसे बताया जा रहा है वैसे कर लो, फिर अपने आप पहुंच जाओगे वहां पे। हाँ चलिए, अब फोकस करेंगे, फोकस करेंगे भाई। तो देखो लोकस क्या होता है, लोकस एक की डेफिनेशन क्या है, द पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट अंडर गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। पाथ, पाथ, पाथ मतलब रास्ता। जैसे कि फिजिक्स में तुमने पढ़ा है, ध्यान से सुनना, फिजिक्स में अगर तुम एक बॉल को ऐसे फेंकते हो तो बॉल जो पाथ ट्रेवल करती है वो एक पैराबोलिक होता है, तुम्हें पता है, वो एक प्रोजेक्टाइल होता है। सो प्रोजेक्टाइल भी क्या हो गया, एक लोकस ही हो गया एक तरह से। कोई भी मूविंग पॉइंट जो रास्ता फॉलो करेगा उसको हम लोकस बोलेंगे। जैसे कि इस केस में जब आपने बॉल फेंकी तो बॉल का पाथ एक पैराबोलिक आ गया, तो आप ये कह सकते हैं लोकस ऑफ दैट प्रोजेक्टाइल या दैट बॉल इज पैराबोलिक। ठीक है, मान लो स्ट्रेट लाइन में जाती, स्ट्रेट लाइन में भी जा सकती थी। अगर तुम यहां से बॉल को वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हो, वर्टिकली ऊपर फेंक रहे हो तो तुम्हें पता है बॉल ऊपर जाएगी नीचे आएगी, तो लोकस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो लोकस अलग अलग कर्व्स हो सकते हैं, सो एवरी कर्व इन दिस वर्ल्ड इज लोकस। ठीक है, कोई भी कर्व बना दिया, अगर मैंने साइन एक्स है तो वो भी लोकस है। ठीक है जी, कॉस एक्स है, मॉड एक्स है, सब लोकस ही है, तो एनी कर्व इज बेसिकली लोकस। हाँ, ट्रेजेक्ट्री बोल लो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ट्रेजेक्ट्री भी बोल सकते हो आप, ट्रेजेक्ट्री भी बोल सकते हो, वो भी एक ही बात है। तो अब दोनों में फर्क क्या है, देखो यहां पर लोकस स्ट्रेट लाइन आया, ऊपर फेंकी बॉल, और एंगल पे फेंकी तो लोकस पैराबोला आ गया। आप भी वही हो, बॉल भी वही है, बट दो अलग अलग लोकस कैसे आ रहे हैं? समझ रहे हो मेरा क्वेश्चन क्या है? मैं ये बोल रहा हूं भाई, इंसान वही, बॉल वही, एक बार लोकस स्ट्रेट लाइन जा रहा है ऊपर फेंकी जब, और जब एंगल पे फेंकी तो लोकस पैराबोला आ गया। तो ये क्या हो गया सर? तो इसका मतलब इंसान और ऑब्जेक्ट के अलावा भी एक चीज डिफाइन कर रही है लोकस, विच इज ज्योमेट्रिकल कंडीशन, कि आप किस तरीके से कर रहे हैं काम। जैसे कि यहां पर ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या थी कि आपने वर्टिकली ऊपर फेंकी है, मतलब एंगल 90 है, और यहां पे एंगल कोई एक्यूट एंगल पे आपने फेंकी है, तो लोकस पैराबोलिक आ गया। तो थीटा की डिफरेंस क्या क्रिएट कर रही है? लोकस में डिफरेंस क्रिएट कर रही है। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन अलग अलग हो गई। ज्योमेट्रिकल मतलब ज्योमेट्रिकली आपने क्या किया, जैसे एंगल अलग है ना, ज्योमेट्रिकली यहां थीटा था और यहां थीटा 90 था, तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन चेंज होते ही लोकस भी चेंज हो गया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
लोकस इज पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट अंडर द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। ठीक है, बिल्कुल। तो लोकस, अब से कोई भी ग्राफ पढ़ रहे हो, सर्कल भी लोकस है, स्ट्रेट लाइन भी लोकस है, पैराबोला भी लोकस है, इलिप्स भी लोकस है, सब कुछ लोकस है। जितने भी ग्राफ्स तुमने पढ़े हैं आज तक, एवरीथिंग इज लोकस। बिकॉज एक मूविंग पॉइंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वैसे वैसे वो पाथ फॉलो कर रहा है, यानी वो एक लोकस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, करेक्ट। जैसे आपको यहां पे दिखाऊं, ये देखो, डॉटेड स्ट्रेट लाइन बना दूं, तो ये क्या है, देखो क्या है, ये पॉइंट अपनी पोजीशन चेंज करते जा रहा है और इस तरह से कि ये हमेशा एक स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, तो ये लोकस हो गया इसका। ठीक है, क्योंकि पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट, पॉइंट मूव करे जा रहा है अलग अलग पोजीशंस पे, सच दैट जो भी एक कर्व बना, तो एक कर्व क्या है, एटलीस्ट कोई भी कर्व है वो इनफाइनाइट पॉइंट्स को जोड़ के ही तो बना है, इनफाइनाइट पॉइंट्स को जोड़ के ही तो बना है। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड लोकस, विच इज पाथ ट्रेस्ड बाय अ मूविंग पॉइंट। ठीक है, अब सवाल यह है कि सर लोकस निकालते कैसे हैं, निकालते कैसे हैं, करेक्ट। और इक्वेशन ऑफ लोकस क्या होता है, तो पहले इक्वेशन ऑफ लोकस, किसी भी चीज की इक्वेशन, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तुम्हें पता है, x + 3y = 5, ये कोई एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी इस तरह से, है ना। तो ये एक क्या हो गई, तुम्हारी इक्वेशन ऑफ लोकस हो गई। या फॉर दैट मैटर y = ax² + bx + c, याद करो ये क्या होता था, पैराबोला होता था सर। माउथ ओपनिंग अपवर्ड अगर ए पॉजिटिव है, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड अगर ए नेगेटिव है, तो ये क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पैराबोला। या फॉर दैट मैटर, अगर आपको याद हो जो आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होती है फिजिक्स में, है ना, प्रोजेक्टाइल की, वो भी क्या है, इक्वेशन ऑफ लोकस ही है, y = x tan थीटा वाली इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो इक्वेशन ऑफ लोकस इज नथिंग बट अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, x और y के बीच में रिलेशन, ये देखो y और x के बीच में जैसे कोई भी कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन होती तो y = ax + b, ऐसा कुछ होता, तो एक x और y के बीच में रिलेशन को हम लोकस कहते हैं। ठीक है, हम लोकस बोलते हैं, लोकस की इक्वेशन। नाउ क्वेश्चन इज लोकस की इक्वेशन निकालेंगे कैसे। तो सबसे इंपॉर्टेंट, मतलब एक ही तरीके का क्वेश्चन बनता है लोकस में, जिसमें दैट इज हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस। स्टेप्स टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस। सब लोग थोड़ा केयरफुली सुनेंगे। कई बच्चों को मैंने देखा है लोकस में उन्हें बहुत दिक्कत आती है, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो लोकस से परेशान रहते हैं, बट अगर लोकस को आप समझ गए, उससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं है। क्यों कह रहा हूं ऐसा, आज तुम्हें समझ आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। तो लोकस की जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है, एक्स और वाई में रिलेशन। ठीक है, तो लोकस की इक्वेशन निकालने के 4 स्टेप्स होते हैं जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखने हैं। जो भी बच्चे लोकस में फंसते हैं वो इन 4 स्टेप को लगाने की जगह जल्दबाजी में रहते हैं, कहते हैं हम डायरेक्ट लगा लेंगे, इन्हें नहीं लगाएंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फास्ट करेंगे, फिर वो फंस जाते हैं क्वेश्चन में। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन चारों स्टेप्स को बहुत सीरियसली लीजिएगा। ठीक है, सीरियसली लीजिएगा, ध्यान से सुनेंगे। क्या है 4 स्टेप। इफ वी आर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ पॉइंट P, लेट P टू बी h, k। आप हमेशा जिसको भी लोकस निकालना है उसे h, k ही मानेंगे। अब क्यों, क्या, कैसे मत करना, अभी बस सुनते जाओ। ठीक है, कि आपको जिसका भी लोकस निकालना है उसे h, k ही मानोगे, ना x, y, ना अल्फा बीटा, कुछ नहीं, h, k। ठीक है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अप्लाई द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन। तो एक काम करते हैं, ये चारों स्टेप एक सवाल में लगा के देखते हैं, आपको बेटर समझ आएगा। ठीक है, Can we say straight line is a locus? Absolutely yes. Any relation between x and y is a locus. Straight line is also a locus. आप कहेंगे कि सर ये कर्व थोड़ी है, बेटा लाइन इज ऑल्सो कर्व ना, स्ट्रेट है तो क्या हुआ। कर्व का मतलब ये नहीं होता जो मुड़ा हुआ हो, कर्व होता है विच इज अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, अ लोकस। तो y = mx + c भी एक लोकस ही है, वो भी स्ट्रेट लाइन का लोकस है। चलिए, कमिंग बैक टू दिस, तो मैं आपको बता रहा था बेटा कि लोकस की इक्वेशन निकालने के लिए जो 4 स्टेप्स हैं, एक क्वेश्चन के थ्रू लगा के देखते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, इधर देखिए, और इसमें लगाएंगे। क्या है, एबीसी इज अ ट्राइंगल इन विच ए एंड बी तो फिक्स दिए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स फिक्स दिए हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स फिक्स दिए हैं, अरे भाई ए के कोऑर्डिनेट्स फिक्स दिए हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स भी फिक्स दिए हैं। वर्टेक्स सी मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन दिस। तो समझे क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है भाई साहब, इधर देखिएगा जरा, ये आपके ए और बी फिक्स्ड है। ए दिया हुआ है 2, 5, बी दिया हुआ है 4 - 11, और सी जो है ये वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है बेटा। ये इस तरह से वेरी कर रहा है कि ये एक स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है। ऐसे कहीं कोई भी लाइन बना दो, मतलब ऐसे किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहा है, जिस लाइन की इक्वेशन दी हुई है 9x + 7y।
9x प्लस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये इस नीली वाली लाइन की इक्वेशन है। तो अब जैसे जैसे सी मूव करेगा, सी चेंज होता जाएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल चेंज होगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी ट्राइंगल ऐसा है, थोड़ी देर बाद मान लीजिए, थोड़ी देर बाद सी यहां पे आ गया तो ट्राइंगल ऐसा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद सी आगे चले गया तो ट्राइंगल ऐसा हो जाएगा, थोड़ी देर बाद सी यहां आ गया ट्राइंगल ऐसा, थोड़ी देर बाद इधर ट्राइंगल ऐसा। सो ऑब्वियसली एज सी वेरीज ट्राइंगल एबीसी वेरी करेगा, चेंज होता जाएगा। और जब ट्राइंगल एबीसी चेंज होगा तो उसका सेंट्रॉइड भी चेंज होगा, तो उसका सेंट्रॉइड भी चेंज होगा, करेक्ट, उसका सेंट्रॉइड भी चेंज होगा। अगर सेंट्रॉइड चेंज होगा तो आपको सेंट्रॉइड का लोकस प्रूव करना है, ये आएगा, प्रूव दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल मूव्स ऑन, मतलब सेंट्रॉइड का लोकस निकालना है। ठीक है सर, ये तो कैसे निकालूंगा, इतने सारे ट्राइंगल बन जाएंगे। देखो इसीलिए तो बोल रहा हूं, तुम्हें ये टेंशन नहीं लेनी कि सर ये तो वेरिएबल है, मैं कैसे करूंगा। तुम्हें तो बस 4 स्टेप्स लगाने हैं जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा क्या 4 स्टेप्स हैं। तो लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। सबसे पहला है स्टेप कि जिसका भी लोकस निकालना है उसे h कॉमा के मानिए, जिसका लोकस निकालना है। यहां पर हमें किसका लोकस निकालना है? सेंट्रॉइड का। सो लेट सेंट्रॉइड बी, ध्यान से सुनेंगे, लेट सेंट्रॉइड बी, सेंट्रॉइड को हम g से रिप्रेजेंट करते हैं, h कॉमा के मान लेते हैं। सेंट्रॉइड कहीं यहां पे होगा, उसको h कॉमा के मानेंगे। कई लोग इसे मान लेते हैं, नहीं इसको नहीं, जिसका लोकस निकालना है उसे मानेंगे। ठीक है, और इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं अल्फा बीटा, क्योंकि ये भी अननोन है, अल्फा बीटा इसको मान लेते हैं। ठीक है, पहला स्टेप तो हो गया, एच के हमने उसे मान लिया जिसका लोकस निकालना है, अल्फा बीटा जो अननोन है उसे मान लिया है। अब सेकंड स्टेप कहता है अप्लाई द गिवन ज्योमेट्रिकल कंडीशन, मतलब सवाल में जो जो डेटा दिया है उसे यूज करो। सिंपल भाषा में ये मतलब होता है ज्योमेट्रिकल कंडीशन का। क्या क्या ज्योमेट्रिकल कंडीशन है? पहली तो ये है कि अल्फा बीटा इस लाइन पे लाया करेगा भाई, क्योंकि सी इस पे मूव कर रहा है तो अल्फा बीटा इसे सेटिस्फाई करेगा। पहली ज्योमेट्रिकल कंडीशन तो यही है भाई कि अल्फा बीटा, सी अल्फा बीटा सेटिस्फाइज जो लाइन है इसकी, विच इज 9x प्लस 7y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो रिलेशन आ जाएगा, x की जगह अल्फा डाल दो, 9 अल्फा प्लस 7 बीटा प्लस 4 बराबर 0। इसको जो भी पॉइंट लाइन पे लाई करता है उसे सेटिस्फाई करता है, ये बात तो 10 से तुम जानते ही हो, करेक्ट। फिर से देखो कुछ लोग शुरू हो गए वाई एच के ओनली, वाई दिस वाई दैट। बेटा वाई पे थोड़ी देर होल्ड कर ले, अभी सब समझ आ जाएगा। पहले समझ तो ले कैसे होना है, फिर एच के ही क्यों, अल्फा बीटा क्यों नहीं, एक्स वाई क्यों नहीं, अभी रुक जाना, पहले समझ तो ले बेटा, एक एक करके ही तो समझाऊंगा ना चीजें। फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया है फर्स्ट ज्योमेट्रिकल कंडीशन। जो मैं पूछ रहा हूं वो जवाब दो ना कि ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है, दूसरी ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है। वेरी गुड, प्राची ने बिल्कुल सही बोला कि सर सेंट्रॉइड है, ये भी तो एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन ही है कि भाई ट्राइंगल का सेंट्रॉइड ये है, तो वहां से भी कुछ इक्वेशन मिलेंगी, बिकॉज सेंट्रॉइड का फॉर्मूला होता है इन तीनों का एवरेज। तो एच की वैल्यू हो जाएगी, ज्योमेट्रिकल कंडीशन नंबर 2 बना रहा हूं, ये बन गई फर्स्ट। दूसरी बना रहा हूं, एच की वैल्यू 4 + 2 + अल्फा बाय 3, ठीक है। एंड सिमिलरली के की वैल्यू 5 - 11 + बीटा बाय 3 बेटा, ठीक है। यहां थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 + अल्फा बाय 3 और के आ गया बीटा -6 बाय 3। क्या ये स्टेप सही है? क्या ये स्टेप सही है? शाबाश, बस और तो कोई डेटा है नहीं जो हमने यूज नहीं किया हो। ज्योमेट्रिकल कंडीशन मतलब जो जो डेटा है सारा यूज कर डालो, और तो कुछ बचा ही नहीं भाई। ट्राइंगल का सेंट्रॉइड यूज हो गया, ये पॉइंट यूज हो गया, इंटायर ज्योमेट्रिकल कंडीशंस आर यूज्ड। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 2 हो गया है हमारा, 1 2 हो गए हैं। गेट, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, इस स्टेप को अगर भूल जाओगे, देखो 1 2 और 4 तो सब ओरली याद कर लेते हैं, बट थर्ड स्टेप ही इस पूरे मेथड की जान है। जो भी लोकस में फंसता है वो इसी स्टेप में फंसता है। ध्यान से सुनना, गेट अ रिलेशन बिटवीन एच एंड के बाय एलिमिनेटिंग वेरिएबल्स अज्यूम्ड इफ एनी। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? गेट अ रिलेशन बिटवीन एच एंड के, एच एंड के बीच में एक रिश्ता लाइए और रिश्ता लाते वक्त एलिमिनेट करिए वेरिएबल्स अज्यूम्ड इफ एनी। कभी कभी हम वेरिएबल अज्यूम करते हैं तो उन्हें एलिमिनेट करिए और एच के में रिश्ता लाइए। नहीं है वेरिएबल तो डायरेक्टली रिश्ता ले आइए। जैसे इस सवाल में क्या मैंने कोई वेरिएबल अज्यूम करे हैं? बिल्कुल करें हैं, एच के को छोड़ के। एच के तो हमें रखना ही है, एच के में रिलेशन लाना है। एच के अलावा अल्फा बीटा एक वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे सी मूव करेगा अल्फा बीटा चेंज होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में वेरिएबल्स कौन से हैं अदर देन एच के? ऑफ कोर्स
अल्फा एंड बीटा। तो किसको एलिमिनेट करना है? अल्फा एंड बीटा को। ठीक है, ध्यान से सुन लिया, अल्फा बीटा को अब हमें एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे? इन तीन इक्वेशन से, देखो बॉक्स में डाल रहा हूं, 1, 2 और 3। क्या इन तीन इक्वेशन से अब आप अल्फा बीटा एलिमिनेट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हैं सर। यहां से अल्फा निकलेगा 3h माइनस 6, इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देता हूं, और यहां से बीटा निकलेगा 3k प्लस 6, और ये जो अल्फा बीटा की वैल्यूज आई हैं इनको उठा के फर्स्ट इक्वेशन में डाल देता हूं। तो होगा क्या? अल्फा बीटा एलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट का मतलब समझते हो ना, गायब करना है उसे। तो हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के यहां पे डाल दी, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा 9 इंटू 3h माइनस 6। 9 अल्फा था ना, अल्फा की जगह ये 7 बीटा था। इस तरह का हो जाएगा। सो 9 3 जा 27h माइनस 9 6 जा 54 प्लस 27k प्लस 7 6 जा 42 प्लस 4 बराबर 0। इस तरह का बन गया, यानी 27h। यहां लिख देता हूं, क्या आ गया? 27h। ऊपर लिख देता हूं 27h हो ही गया बस। अब 27h प्लस 21k और माइनस 54 प्लस 46 हो गया ना, 8, तो इक्वल्स टू 8 हो गया। ठीक है, एच के में रिलेशन आ गया है, एच के में रिलेशन आ गया है। स्टेप नंबर 3 हो गया है बेटा करेक्ट। और बस लास्ट स्टेप तो बहुत ही सिंपल है कि लास्ट में जब एच के में रिलेशन आ जाए, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दो। एच के जो आया है इसकी जगह हटा के एक्स और वाई लिख दो, तो हमारे पास आ जाएगा 27x प्लस 21y इक्वल्स टू 8। और यही लोकस की इक्वेशन है, क्योंकि यही h और k में रिलेशन है। एच के को एक्स वाई से डाल दिया, और x और y में रिलेशन ही तुम्हें पता है लोकस होता है ना। तो अब तुम्हारे माइंड में एक सवाल नेचुरली आ रहा होगा, ये तो आंसर आ गया, देखो मैच भी कर गया है, मैच भी कर गया है। तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि सर हमने जो है अल्फा बीटा वाला खेल क्यों किया? क्यों ना हम शुरू में ही एल्फ एक्स वाई मान लेते? हमें क्यों पहले एच के लेना है, फिर क्यों हमें एच के को एक्स वाई से रिप्लेस करना है? आ रहा है ना ये, आ रहा है ना ये क्वेश्चन? ठीक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जल्दी बताइए। हाँ देखो, सर वाई एच के वाई नॉट एम एन। अरे एम एन ले ले यार, मतलब पूरी दुनिया। अब रूट्स को अल्फा बीटा ही क्यों लेते हैं क्वाड्रेटिक की, हैं? एम एन क्यों नहीं लेते? बताइए जरा, ये बता जरा, हैं? ओमेगा ही क्यों लेते हैं उसको, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को? या फिजिक्स में तुम्हारी क्या बोलते हैं ओमेगा, वो यार सर्कुलर मोशन में जो होता है एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा ही क्यों लेते हैं? एप्सिलॉन क्यों नहीं लेते? गामा क्यों नहीं लेते? ये तो बेटा नोटेशन है ना। तो एच के लेके हम मेरा कहने का मतलब ये है कि डायरेक्ट एक्स वाई नहीं लेना है, एक्स वाई नहीं लेना है, हमें पहले एच के लेना है और लास्ट स्टेप में जाके एक्स वाई से रिप्लेस करना है। क्योंकि किसी किसी सवाल में तुम देखना बड़ी दिक्कत हो जाएगी, दिखाऊंगा वो तुम्हें, जब थोड़े हाई फाई क्वेश्चंस आएंगे लोकस के, वहां डायरेक्ट एक्स वाई लेने में प्रॉब्लम होगी। दिखाऊंगा तुम्हें, खुद दिखा दूंगा मैं। अभी के लिए मान लो कि हमें पहले एच के ही लेना है, क्योंकि हमें आदत डालनी है, प्रॉपर आदत डालनी है, गलत नहीं होना चाहिए कोई भी सवाल। ठीक है, हाँ, टू अवॉइड कंफ्यूजन, बिल्कुल सही कह रहे हो। और कंफ्यूजन कब आएगा वो मैं तुम्हें क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा। इस सवाल में तुम एक्स वाई भी ले लेते, कुछ नहीं होता, छोटा सा सवाल है, इजी सवाल है। बट जब हाईफाई सवाल बनेगा जहां ऑलरेडी एक्स वाई में इक्वेशंस होंगी, वहां पे फंस जाओगे फिर। ठीक है, हाँ, तो अभी बस याद रखेंगे कि एच के मानना है, कंडीशन लगानी है, एच के में रिश्ता लाना है, कोई वेरिएबल है उसे उड़ाना है, और लास्ट में एच के को एक्स वाई। इतना इजी है, मतलब मुझे तो समझ नहीं आता लोकस में लोग को टफ क्यों लगता है। लोकस में क्योंकि कुछ सॉल्व तो करना ही नहीं, इक्वेशन बना के छोड़ डालनी है। और कई बार क्वेश्चंस में जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उसमें तो इक्वेशन सॉल्व भी करनी पड़ती है ना। लोकस में क्या है, सिर्फ एक इक्वेशन क्रिएट करके छोड़ दो, खत्म हो गया। तो लोकस आपको बहुत इजी लगेगा, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे पढ़ोगे तो। ठीक है, नहीं तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, सुन लेना ये बात। हाँ, सर टी कॉमा के कर दो नहीं भाई, हम इसका क्रेडिट नहीं लेना चाहेंगे। नहीं, टी भी हम कई बार पैरामीटर वेरिएबल ले लेते हैं ना, इसलिए हम टी भी नहीं रखेंगे। एच के इसीलिए क्योंकि थोड़ा अजीब सा है ना, अलग सा हो गया एच के, क्योंकि अल्फा बीटा ए बी एल एम टी ये सब हम वेरिएबल में ले लेते हैं ना, एक्स वाई जेड, इसलिए हमने बिल्कुल ही अलग निकाल ली, एच के की मैच हो ही ना पाए किसी से। चलिए, यहां तक बात समझ गए हैं, यहां तक बात समझ गए हैं, लोकस की बात समझ गए हैं।
क्या स्टेप्स हैं। तो हर बार जरूरी नहीं है कि वेरिएबल आए। देखो अगर वेरिएबल आए हैं तो थोड़ा सा क्वेश्चन में फिर भी दम है। अगर वेरिएबल ही एज्यूम नहीं करे तो डायरेक्ट एचके में रिलेशन आएगा। जैसे देखते हैं क्वेश्चन में, इस साल 2023 का ही सवाल उठा लेते हैं भाई। 24 का देखिए, ए दिया है बी दिया है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन। ये देखिए ए और बी दिए हैं, ए फिक्स्ड है -1 1, बी फिक्स्ड है 2,3, पी बी अ वेरिएबल पॉइंट अबव द लाइन ए बी, ठीक है, सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए बी इज 10। एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो पी जो है अबव है, ऊपर की तरफ है। चलिए ऐसा देख लेते हैं। तो ये है -1, थोड़ा ढंग से ही बना लेते हैं, -1 1, और ये है तुम्हारा 2,3। तो P पॉइंट जो है आपको लेना है ऊपर, x, y हमने ले लिया है। सच दैट इसका एरिया दिया हुआ है बेटा, एरिया कितना दिया है 10। इस ट्राइंगल का एरिया 10 दिया है, तो कल वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर लेते हैं भाई। इस ट्राइंगल का एरिया तो लिख ही सकते हैं, नहीं लिख सकते क्या बताइए। इस ट्राइंगल का एरिया आप सबको आता है लिखना, कोई वेरिएबल एलिमिनेट मानने की जरूरत ही नहीं है। अब इन्होंने हाँ h, के मान लेते हैं। हाँ, वैसे इस क्वेश्चन में कुछ होगा नहीं, बट चलो हमने जो बताया उसी को मानते हैं। P को हमने h, के मान लिया, और एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ HK1 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये एरिया उठा के हमने 10 ले लिया है भाई, 10 ले लिया है। करेक्ट? क्या ये सही है? क्या ये सही है? डिटर्मिनेंट से एरिया लिख लिया और डायरेक्ट ही अब HK में रिलेशन आ जाएगा। देखो कोई वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं हुई। पिछली बार तो हम अल्फा बीटा भी लाए, इस बार कोई जरूरत ही नहीं हुई। सीधे डिटर्मिनेंट खोलेंगे और मॉड को हटाएंगे, प्लस माइनस लिखेंगे, सीधे HK में रिलेशन आ जाएगा। लास्ट में HK को XY से रिप्लेस कर देंगे। क्या आंसर निकाल लोगे? क्या आंसर निकाल लोगे? सर बोर्ड कुछ दिन से थोड़ा टिल्टेड लग रहा है। अरे मेरे नादान बालक, बोर्ड टिल्ट नहीं हुआ है, कैमरा टिल्ट हो गया होगा यार। ठीक है, कैमरा सही करा देंगे, बोल देंगे थैंक यू फॉर योर फीडबैक, बट बोर्ड नहीं टिल्ट हुआ है। तुम घबरा मत बेटा, बोर्ड नहीं गिरेगा। तेरे को ऐसा लग रहा है कहीं सर का बोर्ड ना गिर जाए, टिल्ट हो गया है भाई, कैमरा टेढ़ा हो गया होगा ना। हाँ चलिए आगे निपटा लीजिएगा। इसको प्लस माइनस खोलेंगे, HK का डिटर्मिनेंट खोल के HK में रिलेशन, HK को XY से रिप्लेस, सीधे सीधे लोकस आ जाएगा। आप ये घर पे निपटाएंगे, ठीक है, घर पे निपटाएंगे। ऐसा ही एक सवाल ये देखिए, बिल्कुल सेम 2024 में, फिर से अप्रैल में। हाँ अभी मैं काफी क्वेश्चंस करवाऊंगा, अभी बेसिक बेसिक वाले हैं, बिल्कुल इजी इजी वाले, वो तुम्हें मैं होमवर्क में दे रहा हूं। लोकस ऑफ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट दिस एंड दिस आर इन द रेशियो 5:4। तो एक पॉइंट है जिसका रेशियो ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, ठीक है जी, इसको ए ले लिया, इसको बी फिक्स्ड है। पी पॉइंट जिसका लोकस निकालना है उसे HK मान लिया, और कंडीशन क्या दी है, ज्योमेट्रिकल कंडीशन दी है, इनका रेशियो 5:4 है। मतलब PA अपॉन PB, PA अपॉन PB का रेशियो 5:4 है बेटा, 5:4 है। कर लोगे अब कि नहीं? कर लोगे कि नहीं भाई? सीधे सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। PA डिस्टेंस हो जाएगा, PA डिस्टेंस हो जाएगा √H-2 होल स्क्वायर K-1 होल स्क्वायर, और PB डिस्टेंस हो जाएगा √H-1 होल स्क्वायर K-3 होल स्क्वायर। PA और PB को उठा के यहां डाल दो, इस ज्योमेट्रिकल कंडीशन के अंदर डाल दीजिए। सीधे सीधे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना, डायरेक्ट HK में रिलेशन, कोई वेरिएबल की टेंशन नहीं, कोई वेरिएबल ही नहीं आ रहा ना, अल्फा बीटा आए नहीं कोई, तो एलिमिनेट किसको करें? तो जब कोई वेरिएबल अज्यूम ही नहीं किया गया है, तब तो लोकस का सवाल मतलब ऐसा है, मतलब कुछ करने लायक ही नहीं है उसमें। सीधे इक्वेशन बना दो, सीधे इक्वेशन क्या आप कर लेंगे? स्क्वायर भी कर देता हूं ना यार, PA स्क्वायर अपॉन PB स्क्वायर, कंप्लीट कर लेना बेटा इसको, 25/16 हो जाएगा। यहां स्क्वायरिंग कर दिया, PA स्क्वायर की जगह आ गया H-2 होल स्क्वायर K-1 होल स्क्वायर, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, अपने आप HK में रिलेशन आएगा। HK को XY से रिप्लेस करना, इससे कंपेयर कर लेना, जो भी है ABCDE तुम्हारे निकल कर आ जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, मतलब ये तो क्या ही पूछा है जेई ने, मतलब
कमाल ही कर दिया लोकस का इतना बेसिक क्वेश्चन दे के, बट आप इसको निकाल लेंगे बेटा इसको। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लेवल बढ़ाएंगे लोकस के क्वेश्चन। तो एक बात तुम समझ गए, मेन चीज भैया यहां पर ये है वेरिएबल्स, क्योंकि अगर वेरिएबल आए हैं तो उन्हें गायब करने में ही मेहनत लगती है, क्योंकि अगर वेरिएबल ही नहीं लिए, जैसे इस सवाल में हमने अल्फा बीटा ये वेरिएबल लाना पड़ा, तो उसको एलिमिनेट करा तो थोड़ी बहुत मेहनत लगी, थोड़ा क्वेश्चन तो बना। बट जेई के क्वेश्चन में हमने देखा कोई वेरिएबल नहीं, कुछ नहीं, एचके में डायरेक्ट रिलेशन मिले, डायरेक्ट। तो अगर कभी वेरिएबल अज्यूम ही नहीं करना पड़ा अदर देन एचके, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ये समझ लेना लोकस का वो तो इजीएस्ट क्वेश्चन है। सर एक बार कर दो आप खुद। संत कुमार जी कह रहे हैं, बेटा मेरे संत कुमार तू बहुत भोला है दोस्त। हाँ, खुद से करेगा तभी तो बेटा कॉन्फिडेंस आएगा ना कि यार मैं भी जेई के क्वेश्चन फोड़ सकता हूं। मेरे करने से तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा ना। तुम खुद से जब इसको घर पे लेके बैठोगे, आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आंसर ABCD मैच करोगे, तो बहुत दिल को खुशी सी मिलेगी कि यार चलो हमने आधा ही सही खुद तो किया। ठीक है, इसीलिए मैं आधे करता हूं कई क्वेश्चन, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा ना यार, कोई बात नहीं, बट ट्राई करोगे, क्या पता हो जाए तो तुम्हें कॉन्फिडेंस मिले। कर लेंगे सर? हाँ, आंसर रिवील हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, पीपीटी में सबके आंसर मिल जाएंगे। चलिए तो अब देखते हैं थोड़े सवाल जहां पे हमें एलिमिनेशन करना पड़ेगा। इधर देखिएगा, अगला देखते हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट। अब वेरिएबल पॉइंट दे दिया, मतलब क्या चेंज हो रहा है, टी इज अ पैरामीटर, पैरामीटर बोल दें या वेरिएबल बोल दें, एक ही बात होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट है, लोकस निकालना है इसका, यानी सीधा सीधा इसको एच मानूंगा, इसको के मानूंगा, पहला स्टेप, इसको एच के मान लिया, तो t प्लस 1/t एच हो गया, और t माइनस 1/t के हो गया। और अब दोनों इक्वेशन में से किसको एलिमिनेट करूं, जल्दी बताओ किसको एलिमिनेट करूं बेटा? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइए बेटा, क्या एलिमिनेट करना है? टी एलिमिनेट करना है, वेरी गुड, क्योंकि टी वेरिएबल है, जैसे जैसे पॉइंट चेंज होगा टी चेंज होगा, तो लोकस में कभी टी नहीं आ सकता, वेरिएबल एलिमिनेट करके ही लोकस मिलेगा। इस बार वेरिएबल है, तो स्टेप 3 बिकम्स इंपॉर्टेंट, दैट इज एलिमिनेट द वेरिएबल अज्यूम्ड, ये वाला स्टेप, इफ एनी, इसीलिए इफ एनी था, क्योंकि कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता, इस बार है तो इसको एलिमिनेट करेंगे। कैसे एलिमिनेट करें, अब जल्दी बताओ कैसे एलिमिनेट हो सकता है? बड़ी प्यार से एलिमिनेट हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है, देखो तुम्हें पता है इसके होल स्क्वायर में, दोनों के होल स्क्वायर में सेम टर्म आएंगी, तो इसको SBS कर देता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो एच स्क्वायर और इधर a प्लस बी होल स्क्वायर, सो टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस 2ab की टर्म में प्लस 2 आएगा, और इसको भी SBS कर दो बेटा, तो तुम्हें पता है इधर भी a माइनस बी होल स्क्वायर जब लगेगा, टी स्क्वायर माइनस 1/t स्क्वायर, सॉरी टी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगी। इस तरह से दो इक्वेशंस बन जाएंगी, और अब दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं, तो आई कैन सी दैट ये टी स्क्वायर इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, और 2 + 2 4, तो एच स्क्वायर माइनस के स्क्वायर 4 हो गया, एच के में रिलेशन आ गया, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये आ गया लोकस। सर ये किसकी इक्वेशन है, आज पढ़ेंगे। देखो, एक है इक्वेशन ऑफ लोकस निकालना, ठीक है, ये थी इक्वेशन ऑफ लोकस, और दूसरा है वो जो लोकस आया उसे इंटरप्रेट करना, मतलब वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे कि आपने देखा कि ये जो है, इसका जो लोकस आया था, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये तो सभी जानते हैं यार, लीनियर समथिंग एक्स समथिंग वाई इक्वल टू कांस्टेंट, एक स्ट्रेट लाइन, तो ये थी इक्वेशन ऑफ लोकस, और इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ कि ये स्ट्रेट लाइन है, तो सब जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है स्ट्रेट लाइन। बट ये क्या है सर, ये तो स्ट्रेट लाइन नहीं है, सर्कल नहीं, सर्कल भी नहीं है, सर्कल भी नहीं है, सर्कल तब होता जब प्लस होता बीच में, अभी आज सिखाऊंगा, सबकी डेफिनेशन बताऊंगा। ये एक्चुअली हाइपरबोला है, हाइपरबोला है। हाइपरबोला कैसे है सर, अभी आज देखेंगे, हाइपरबोला है, ठीक है। सर्कल नहीं है भाई, सर्कल में प्लस होता है बीच में, अगर प्लस आता तब सर्कल होता, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ लोकस तुम धीरे धीरे ही सीख पाओगे जैसे जैसे चैप्टर्स पढ़ोगे। अभी हम आज की क्लास में सिर्फ इक्वेशन ऑफ लोकस निकालना सीख रहे हैं। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लोकस।
वो क्या है क्या नहीं है वो धीरे धीरे कोऑर्डिनेट जैसे जैसे पढ़ते जाओगे हर एक कर्व को तुम्हें पता लगता जाएगा। ठीक है। हाँ सर व्हाई नॉट ऐड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। किसी ने कहा सर ऐड क्यों नहीं कर दिया, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट ही क्यों करा आपने? सर ऐड कर देते कितना अच्छा लगता हमें सर, हमने तो बचपन में एडिशन पहले सीखी थी सर, एडिशन करते सर तो 2 2 कट जाता, तो मेरे भाई टी तो एलिमिनेट नहीं होता ना। तुम्हारा पर्पस क्या है स्टेप नंबर 3 को बेटा बिल्कुल अच्छी तरह से याद कर लो, हमें टी एलिमिनेट करना है ना, तो ऐड करने से तो टी एलिमिनेट होगा ही नहीं ना, सब्ट्रैक्ट करने से हो रहा है, इसलिए मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। शाबाश वेरी गुड, सब लोगों ने चैट पे आंसर इसका कर दिया है कि सर इसलिए ऐड नहीं किया वरना टी नहीं कटता, हमें टी को एलिमिनेट करना है। वेरी गुड वेरी गुड, अब समझ रहे हो आई थिंक। तो तुम देख रहे हो मैं तुम्हें जिस तरह से पढ़ाता हूं वो भी बेटा टेस्ट मैच स्टाइल ही पढ़ाता हूं। तुम अगर यही क्रैश कोर्स में आते तो तुम्हें बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से पढ़ाता मैं, करेक्ट। बट आपकी यही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, एक एक चीज डेप्थ में हम इसीलिए तो पढ़ते हैं अर्जुना जेई में, ताकि आपके फंडामेंटल्स पूरे स्ट्रांग हो जाएं। 2-3 महीने का बैच थोड़ी ऊपर ऊपर से पढ़ के निकल जाओगे और बिना नोट्स बनाए तुम पढ़ लोगे, वो नहीं करनी है गलती। ठीक है। हाँ एक एक लोकस में हम इतना टाइम व्यतीत इसीलिए कर रहे हैं, एक एक तरीके का क्वेश्चन समझ रहे हैं ताकि फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएं तुम्हारे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ वेरिएबल पॉइंट बी दिस वेयर थीटा इज अ पैरामीटर, क्या बोल दिया उसने, वेरिएबल कौन है थीटा, मतलब ए कांस्टेंट है बेटा, तो फिर से इसको एच मानेंगे, ये एच हो गया, और के क्या हो गया, ए साइन थीटा हो गया भाई, ए साइन थीटा हो गया। और फिर से अब क्या एलिमिनेट करूंगा, जो पैरामीटर है, ठीक है पैरामीटर है, वेरी गुड, कार्तिक ने बिल्कुल सही बोल दिया, अभिरूप ने भी आंसर निकाल दिया है कि सर स्क्वायर एंड ऐड कर दो अब इनको, अब इस बार स्क्वायर करके ऐड, क्योंकि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर का सम 1 होता है, इसलिए हम इसमें स्क्वायर एंड ऐड कर देंगे। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को स्क्वायर करो और ऐड कर दो, तो यहां आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर और ए स्क्वायर साइन स्क्वायर और एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आ जाएगा, एच के में रिलेशन आ गया, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, लोकस की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ लोकस बेटा बन गई है, करेक्ट। और ये तुम लोग जानते हो ये सर्कल की इक्वेशन होती है, आज पढ़ाऊंगा भी, आरजे सर ने बताया तो अच्छी बात है, मेरे ख्याल से उन्होंने बताया होगा, अगर नहीं बताया तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। अब यहां कुछ लोगों को एक डाउट आता है, सर वेरिएबल तो एलिमिनेट ही नहीं हुआ सर, ए भी तो रह गया सर, आ रहा है क्या ये डाउट कि भाई सर ए कैसे रह गया यहां, तो ए तो हमें तो अच्छा नहीं लगता सर वेरिएबल के टर्म्स में आंसर देना, आपने तो कहा है वेरिएबल एलिमिनेट करो, देखो यहां तो कोई वेरिएबल नहीं था एक्स और वाई के अलावा, यहां भी कोई नहीं था, तो यहां कैसे आ गया, यहां कैसे आ गया? हाँ क्योंकि बेटा ए वेरिएबल है ही नहीं, तुम्हें लग रहा है वो ए वेरिएबल, ए तो कांस्टेंट ही है, क्योंकि सवाल में क्या पैरामीटर दिया था, थीटा दिया था, थीटा इज द वेरिएबल, ए इज नॉट वेरिएबल, ए इज अ कांस्टेंट, ए के टर्म्स में आंसर ला सकते हो, तो जो कांस्टेंट है उसे नहीं तुम्हें हटाना है भाई, जो वेरिएबल है उसे ही हटाना है, थीटा वाज वेरिएबल इन दिस क्वेश्चन। अब अगर मैं सेम क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना भाई, इसी क्वेश्चन को मैं अब क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं, हैड इफ, क्वेश्चन बना देते हैं नया, इफ थीटा इज कांस्टेंट एंड ए इज वेरिएबल देन फाइंड लोकस, तो लोकस बताइए भाई साहब। अब आपको क्या करना है, इक्वेशन तो यही है, एच ए कॉस थीटा और के जो है ए साइन थीटा है, अब हमें थीटा कांस्टेंट है, मतलब थीटा को रखना अलाउड है, किसको उड़ाना है, ए को उड़ाना है बेटा, तो जैसे ही दोनों को डिवाइड कर दूंगा ए हट जाएगा, देखो वेरी गुड, काफी लोगों ने समझ गए कि सर इनको डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करते ही एच बाय के इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, और थीटा रखना अलाउड है, तो एच इक्वल टू के इंटू कॉट थीटा, और एच के को एक्स वाई से रिप्लेस, तो x इक्वल टू वाई कॉट थीटा, इस बार लोकस एक स्ट्रेट लाइन आ जाता, देखो स्ट्रेट लाइन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, करेक्ट। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि तुम कई बार बुक्स में देखोगे कभी डिवाइड कराया कभी कराया, तो उनका लॉजिक क्या है ये समझा रहा हूं, वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, तुम्हें ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन में, वेरिएबल क्या है कांस्टेंट क्या है, जो वेरिएबल है उसे हटाओ, बस खत्म। समझ गए हो क्या, यहां तक बात क्लियर है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है लोकस की इक्वेशन निकालने का।
लोकस की इक्वेशन। तो मतलब ये है, जैसे इसका मतलब भी समझ लो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। मतलब ये है कि थीटा चाहे जो मर्जी रख लो, ये जो पॉइंट है ये एक सर्कल पर लाया करेगा। थीटा जैसे जैसे चेंज होगा, जैसे जैसे थीटा चेंज होगा, ए कॉस थीटा ए साइन थीटा इसी सर्कल पर मूव करेगा, जिसकी इक्वेशन ये होगी। ठीक है, बट अगर थीटा फिक्स रखते हुए ए चेंज करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करने लग जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंटायर कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का मीनिंग है कि जैसे अगर थीटा चेंज करते गए, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स बन जाएंगे। थीटा 0 डाला, 90 डाला, 45, 30, 20 जो डालना डाला, तो सर्कुलर पॉइंट्स मिलेंगे आपको इस पे लाए करते हुए। और अगर थीटा तो फिक्स कर दिया, बट ए को कभी 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, -1 डाला, तो स्ट्रेट लाइन पे मूव करने लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहां तक बात क्लियर हो गई है, आई थिंक यहां तक बात क्लियर हो गई है। एक कॉन्सेप्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट which moves such that sum of its distances from coordinate axis is 4। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। एक पॉइंट है जो इस प्रकार का है कि उसका सम ऑफ डिस्टेंस कोऑर्डिनेट एक्सिस से, ये एक कोऑर्डिनेट एक्सिस से डिस्टेंस हो गया, ये दूसरी कोऑर्डिनेट से डिस्टेंस हो गया, तो ये जो डिस्टेंसेस हैं पीए और पीबी, तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्या है, सम ऑफ पीए एंड पीबी 4 दिया हुआ है। ए एक्स ई एस का मतलब समझते हो ना भाई, प्लूरल फॉर्म है, दोनों एक्सिस की बात हो रही है। सम ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस, ए एक्स आई एस होता तो सिंगुलर होता, ए एक्स ई एस मतलब दोनों एक्सिस से, सो एक्स और वाई एक्सिस से सम ऑफ डिस्टेंसेस 4 दिया गया है। बहुत सारे लोग जो है आंसर गलत बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुन लो। मैंने बोला ना, स्टार लगाया ना इस पे 2, तुम 1 सेकंड में एक लाइन में आंसर दे रहे हो, अरे x + y = 4। गड़बड़ घोटाला हो गया बेटा, सुन लो, सुन लीजिए। पीए डिस्टेंस क्या होगा अगर ये h, के मान लिया, पहला स्टेप तो h, के मान लिया। नाउ टेल मी पीए डिस्टेंस क्या होगा। वेरिएबल लाने की तो जरूरत है ही नहीं मुझे, क्योंकि पीए डायरेक्ट लिख सकता हूं मैं, पीबी भी डायरेक्ट लिख सकता हूं। जल्दी बताइए पीए डिस्टेंस क्या होगा। यहां गड़बड़ होने वाली है, यहां गड़बड़ होने वाली है भाई। पीए डिस्टेंस क्या होगा दोस्त, पीए डिस्टेंस क्या होगा। काफी लोग के बोल रहे हैं, अब यही तो गड़बड़ है। पीए डिस्टेंस होगा मॉड के। खेल समझे, क्योंकि भैया पी तो तुमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया ना, पी अगर यहां मूव करा, यहां मूव करा, यहां मूव करा, तो तुम्हें तो मॉड लेना पड़ेगा, के नहीं दोस्त, मॉड के। याद करो फर्स्ट लेक्चर में बताया था। और ये वाला सिमिलरली मॉड एच हो जाएगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट का मॉड होता है। मॉड जो है बहुत डरावनी चीज है मैथ्स में, सारा खेल पलट देता है बेटा। तो पीए की जगह लिख दिया मॉड के, उसकी जगह मॉड एच, तो मॉड एच प्लस मॉड के इक्वल टू 4, और एच के को एक्स वाई से रिप्लेस, क्योंकि कोई वेरिएबल तो है नहीं, सीधे रिलेशन आ गया। तो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 4 हमारा लोकस बन गया। सर टी एलिमिनेट नहीं होगा मेरे भाई, टी है ही नहीं कुछ, है ही नहीं कुछ, वेरिएबल है कहां जो एलिमिनेट करूं, ये बता। तो लोकस है सर, बट वाई मॉड अभी तो समझाया दोस्त, इधर देख ले अगर नहीं समझ पाए। अगर पी पॉइंट नीचे होता है, यहां होता, तो हम के थोड़ी बोलते, अगर इसको एच के माना है तो फिर तो माइनस ऑफ के होता ना, तो मॉड के लिख लेंगे ताकि पॉजिटिव बन जाए, बिकॉज एच के हमें पता नहीं ना पॉजिटिव, हमने तो बना दिया फर्स्ट में, हो सकता है इधर हो, इधर हो, इधर हो, कहीं भी हो सकता है। तो डिस्टेंस हमेशा मॉड एच और मॉड के होते हैं। छोटी क्लासेस में बता देते हैं ऐसी एक्स और वाई होते हैं, क्योंकि वहां मॉड का कॉन्सेप्ट बताना नहीं चाहते, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे तुम। यहां पे अब हम मॉड पढ़ चुके हैं बेसिक मैथ में, तो हमेशा कोऑर्डिनेट एक्सिस से आप डिस्टेंस मॉड एक्स और मॉड वाई लेंगे। अब ये तो हो गई इक्वेशन ऑफ लोकस, जरा इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं कि है क्या, है क्या, बताइए जरा। हाँ जल्दी बताइए। सर फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों लिया, अबे कहीं ना कहीं तो बना के दिखाना था ना, एक रफ फिगर बनाई है ना मैंने तो, बट मॉड लगा के तो इंश्योर कर लिया ना चारों में कहीं मर्जी हो। हाँ
वेरी गुड वेरी गुड, स्क्वायर बनेगा ये, शाबाश, वेरी गुड यार, वेरी गुड। जिसने भी ये सोच लिया बहुत बढ़िया, जो नहीं सोच पाए इधर देखो, स्क्वायर बनेगा। कैसे स्क्वायर बनेगा? देखो, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू के इक्वल टू 4, आप देखते हैं जब भी 4 केसेस से खुलेगा ना, एक बार दोनों पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, मॉड का कॉन्सेप्ट लग रहा है, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव से खुल गए। ये है एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, इक्वल टू भी ले लो, लेना है तो। ये है एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, क्योंकि मॉड वाई नेगेटिव से खोला है। ये है एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो 4 केसेस से मॉड्यूलस की इक्वेशंस खुल गई हैं। करेक्ट। और अब चारों स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करता हूं। प्लीज नोट कि अगर आपके पास ये स्ट्रेट लाइन में एक्स और वाई पॉजिटिव है, यानी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्रेजेंट है। ये कौन से क्वाड्रेंट में है? क्योंकि एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इतनी स्ट्रेट लाइन बनाओगे। समझ गए क्या कह रहा हूं? कि भाई आपकी जो पहली स्ट्रेट लाइन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, वो सिर्फ तब वैलिड है जब एक्स और पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव है। चलिए तो ड्रॉ करते हैं जरा, ड्रॉ करते हैं जरा। ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4, अब ये तो तुमने ड्रॉ करनी आती है। वाई को 0 डाल रहा हूं तो एक्स 4 आ रहा है, और एक्स को 0 डाल रहा हूं तो वाई 4 आ रहा है। तो इस तरह की एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए थी वैसे तो पूरी। देखो भाई, वैसे तो पूरी होनी चाहिए थी, बट क्योंकि एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, तो आपको पूरी स्ट्रेट लाइन नहीं बनानी है, सिर्फ लाइन सेगमेंट बनाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, बिकॉज दिस स्ट्रेट लाइन इज ओनली प्रेजेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है। हाँ, y ग्रेटर देन इक्वल टू, जो ग्रेटर देन इक्वल टू की वजह से बेचारे परेशान हो रहे हैं, तुम्हें याद करो मॉड में क्रिटिकल पॉइंट कहीं भी इंक्लूड कर सकते थे, ये बात मॉड्यूलस इक्वेशंस में बताई थी। हाँ, और ऐसे ही अब जो दूसरी स्ट्रेट लाइन है x माइनस वाई इक्वल टू 4, देखो y 0 डाला तो x 4 यहीं पर है, और x 0 डाला तो y माइनस 4, तो 0 कॉमा माइनस 4। और ये स्ट्रेट लाइन x पॉजिटिव y नेगेटिव का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में ही प्रेजेंट है, यानी तुम्हें पूरी ना बनाते हुए सिर्फ इतनी बनानी है, ये वाली, इस वाली लाइन को सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में बना लिया। समझ गया मैं सर? वेरी गुड, समझ तो अब गए होगे। अब क्या होगा, इसी तरह से ये वाली स्ट्रेट लाइन x नेगेटिव वाई पॉजिटिव, मतलब x नेगेटिव वाई पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इस तरह से आ जाएगी, इस तरह से आ जाएगी बेटा वो। और ये वाली एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आएगी, इस तरह से आ जाएगी। सो एक्चुअली 4 स्ट्रेट लाइंस का कॉम्बिनेशन बन गया लोकस, यानी कि एक स्क्वायर बन जाएगा बेटा, एक स्क्वायर बन गया ये लोकस, देख लीजिए, लोकस बन गया ये स्क्वायर। तो एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लोकस, जब भी मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू के दिख जाए, समझ जाना लोकस स्क्वायर है, लोकस स्क्वायर है। 4 स्ट्रेट लाइंस का कॉम्बिनेशन बन रहा है वो, 4 स्ट्रेट लाइंस अपने अपने क्वाड्रेंट में हमने रिस्पेक्टिवली ड्रॉ कर ली। स्ट्रेट लाइन नहीं बोलना चाहिए, लाइन सेगमेंट्स बोलना चाहिए। एक पूछ रहा है क्वाड्रिलेटरल क्यों नहीं है? अरे मेरे भाई, सबकी साइड लेंथ बराबर आएगी ना यार, डिस्टेंस फॉर्मूला से देख लो ना, ये साइड 4√2 आएगी, ये साइड भी 4√2 है डिस्टेंस फॉर्मूला से, ये भी 4√2 है, ये भी 4√2 है, तो चारों साइड इक्वल हैं, तो स्क्वायर ही तो बनेगा। और डायगोनल्स परपेंडिकुलर भी हैं, चारों साइड इक्वल हैं, और ये एंगल 45 45 90 बन रहे हैं सारे, इसलिए ये स्क्वायर बन रही है भाई फिगर। रोम्बस भी नहीं है, सीधे स्क्वायर ही बनेगी। बट स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, यस, बट एक जनरल क्वाड्रिलेटरल नहीं बनेगा, एक स्पेशल केस बनेगा। क्वाड्रिलेटरल का भी एक स्पेशल केस स्क्वायर बन रहा है। तो लोकस रिप्रेजेंट्स अ स्क्वायर, जिसका आप एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हो। साइड लेंथ आई गई है, ठीक है, 32 आ जाएगा, एस स्क्वायर लगा के 16 टू द 32 आ जाएगा इसका एरिया। करेक्ट। तो ये बढ़िया लोकस था। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू के, जब भी ऐसा आ जाए मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा इज अ कांस्टेंट, ये एक स्क्वायर रिप्रेजेंट करता है।
represents a square। ये आपने एक नया लोकस आज इंटरप्रिटेशन सीख लिया है इसका। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। ये सवाल हो गया है, इसमें भी कोई वेरिएबल नहीं लाया था, डायरेक्ट आ गया था। चलिए इधर देखेंगे, इधर देखेंगे अगला सवाल। अ वेरिएबल लाइन कट्स एक्स एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी। तो लाइन वेरिएबल है, यहां तो भैया वेरिएबल लिखा है। कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। अब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रहा हूं, तुम्हें कहीं भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक रफ फिगर बना रहा हूं। ओ ए हमें ए दिया है, तो ये ए कॉमा 0 हो गया, और ये 0 कॉमा बी हो गया, बिकॉज ओ बी हमें बी दिया है। ओ इज ओरिजिन। डिस्टेंस दिए हुए वैसे भी पॉजिटिव ही मान लेते हैं। तो क्या ए एंड बी वेरिएबल नहीं हो गए? बिल्कुल, जैसे जैसे लाइन चेंज होगी ए एंड बी चेंज होंगे। तो ए एंड बी क्या है? वेरिएबल्स हैं बेटा। सर वाई आर यू पुटिंग 0 ओनली? अरे भाई मेरे एक्स एक्सिस को मिल रही है कट्स एक्स एक्सिस, मतलब क्या हो गया? 9th क्लास की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी नहीं आती क्या? कि अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस को ए पे कट कर रही है तो वहां का वाई कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। मतलब इतनी फंडामेंटल नॉलेज भी नहीं है। क्या पढ़ाया जाता है स्कूलों में आजकल, मुझे तो समझ ही नहीं आता। 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में क्या पढ़ते हो तुम लोग? अगर एक्स एक्सिस का पॉइंट है बेटा तो उसका वाई तो 0 ही होगा ना। एक्स ए होगा, ये देखो ओ ए क्योंकि ए दिया है, और वाई एक्सिस का पॉइंट है, वाई एक्सिस को कट कर रहा है बी पे, तो बी का वाई एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा यार, है? हम्म, ठीक है। तो ए एंड बी आर वेरिएबल्स, ए एंड बी आर वेरिएबल्स। आगे बढ़ते हैं। लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी बताना है। ये जो ओ ए बी बनेगा इसका सेंट्रॉइड को एच कॉमा के मानेंगे, और फिर ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाएंगे। एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन तो ये रही, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 27, और एक ज्योमेट्रिकल कंडीशन सेंट्रॉइड से बनेगी। देखिए एच की वैल्यू 0 प्लस ए प्लस 0, तो a इक्वल टू 3h आ गया, और k की वैल्यू बिल्कुल ऐसे ही 0 प्लस 0 प्लस बी बाय 3। कल जो फॉर्मूले सीखे हैं हमने, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, और y1 वाला भी सेम। तो b बन गया 3k। राइट, लोकस के स्टेप्स चल रहे हैं, ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगा दी है मैंने। हाँ, और अब हमें क्या करना होता है? स्टेप नंबर 3 याद करो, स्टेप नंबर 3 याद करो बेटा। एलिमिनेट करने होते हैं वेरिएबल्स। गेट अ रिलेशन बिटवीन एच एंड के बाय एलिमिनेटिंग वेरिएबल्स अज्यूम्ड। और इस सवाल में अब वेरिएबल हैं, ए और बी वेरिएबल हैं, क्योंकि स्ट्रेट लाइन वेरिएबल है। तो जैसे जैसे लाइन वेरी करेगी ए और बी वेरी करेंगे, मतलब ए और बी को गायब करना है। ए और बी की वैल्यू उठा के यहां डाल दो, ए और बी की वैल्यू, सो 3h का होल स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर बराबर 27। सो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 9 9 कॉमन 27 बाय 9, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर 3 आ गया। एच के में रिलेशन आ गया, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस। लोकस फिर से एक सर्कल आ चुका है, लोकस फिर से एक सर्कल आ चुका है बेटा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, लोकस एक सर्कल आ चुका है। तो जिनको ये सर्कल नहीं पता, फिजिक्स में आपने सीखा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइप की चीज सर्कल रिप्रेजेंट करती है। नहीं सीखा है तो अभी पढ़ लो। जिसका सेंटर होता है ओरिजिन एंड रेडियस होता है ए। ठीक है, तो ये जो सर्कल आया है इसका सेंटर इसका होता है ओरिजिन, और रेडियस इसका है √3, क्योंकि राइट साइड रेडियस का स्क्वायर होता है। देखो ए स्क्वायर इज आर इज ए ओनली, तो √3 का स्क्वायर लिखोगे तो रेडियस इसका √3 होता है। ठीक है, √3 होता है। प्लस माइनस √3 मत बोलो यार, रेडियस पॉजिटिव चीज होती है, रेडियस नेगेटिव नहीं होता। क्या ये बात क्लियर है? चलो अब एक थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा सा बढ़िया प्रॉब्लम करेंगे इसी लोकस के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब क्या है क्वेश्चन? अ रॉड ऑफ लेंथ L स्लाइड्स। एक रॉड है जिसकी लेंथ L है और वो स्लाइड कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर, विद इट्स एंड्स A एंड B ऑलवेज ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। समझ गए इसका मतलब क्या है? कि भाई रॉड जो है वो ऐसी है,
ये ए और बी एंड्स हैं, ऐसे फिसल रही है वो, ऐसे थोड़ी देर बाद ऐसे नीचे आ जाएगी तो इधर फिसल गई। इस तरह से रॉड जो है स्लाइड कर रही है, थोड़ी पहले ऐसे थी फिर ऐसे हो गई, मतलब ऑब्वियसली वो भी नीचे आएगा, ये थी फिर ये, लेंथ तो सेम ही रहेगी, रॉड तो सेम है, ऐसे करके वो स्लाइड कर रही है, ऐसे करके कोऑर्डिनेट एक्सिस पर फिसल रही है वो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट, तो मैं एक पोजीशन उसकी बना लेता हूं ऐसे, ये हमारी रॉड है, किसी एक पोजीशन में मैंने बना ली, ए यहां ले लिया, बी यहां ले लिया। ठीक है, फाइंड द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो इसको फिर से a,0 मानेंगे, इसको 0,b मानेंगे बेटा। करेक्ट, ए और बी क्या है, वेरिएबल्स हैं, ए और बी बेटा वेरिएबल्स हैं, क्योंकि जैसे जैसे रॉड स्लाइड करेगी ए एंड बी तो चेंज होंगे, समझ रहे हो ना, ए एंड बी चेंज होंगे। और रॉड की लेंथ एल फिक्स्ड है, तो एल क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि जैसे मर्जी आप स्लाइड करवा लो लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। फिजिक्स का क्वेश्चन, अबे रॉड देखते ही मतलब फिजिक्स आ जाएगा दिमाग में है रॉड क्या आ गई तो मतलब फिजिक्स हो गया, फिजिक्स नहीं है भाई, मैथ्स है, लोकस का क्वेश्चन है। तो तुम्हें सबसे पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है वेरिएबल कौन है, कांस्टेंट कौन है। वेरिएबल कौन है, ए एंड बी वेरिएबल है, क्योंकि जैसे जैसे रॉड इधर उधर घूमेगी इसके कोऑर्डिनेट्स चेंज होंगे, मतलब ए और बी उड़ाना है, एल को रखना अलाउड है। हाँ, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो मिड पॉइंट ऑफ ए बी को एच कॉमा के मान लेते हैं, एच कॉमा के मान लेते हैं बेटा, मान लीजिए, क्योंकि इसी का लोकस निकालना है फर्स्ट पार्ट में, मिड पॉइंट ऑफ ए बी का। तो ज्योमेट्रिकल कंडीशन बताइए, अब आप बताइए, बहुत देर से मैं कर रहा हूं, अब आप मुझे बताएंगे, हाँ बताइएगा, ज्योमेट्रिकल कंडीशंस बताइए। पहला तो मिड पॉइंट ही हो गया भाई, इतनी आसान, ये तो मिड पॉइंट था। तो एच की वैल्यू a प्लस 0/2, एच की वैल्यू a प्लस 0/2, के की वैल्यू 0 प्लस b/2, तो 2h बराबर a एंड b बराबर 2k। पहली ज्योमेट्रिकल कंडीशन तो ये हो गई। और क्या है, और क्या है, सोचो सोचो, रॉड की लेंथ, यस रॉड की लेंथ एल दी है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो मैंने सारी ज्योमेट्रिकल कंडीशंस डब्बे में बन के लिख ली हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में टफ लगते हैं ऐसे, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप लगाते चलो। अगला स्टेप होता है ज्योमेट्रिकल कंडीशन लिखने के बाद वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना। अभी बताया था वेरिएबल कौन है, ए और बी है सर, ए और बी है, एच के भी है बट एच के हटाने थोड़ी होते हैं, एच के में तो रिलेशन लाना होता है। करेक्ट, एल तो फिक्स्ड ही है, तो ए और बी की वैल्यू यहां डाल दो, तो 2h होल स्क्वायर प्लस 2k होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। सो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर बाय 4, एच के को एक्स वाई से रिप्लेस, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एल स्क्वायर बाय 4। करेक्ट सर, पाइथागोरस थ्योरम, हाँ उससे भी यही आता बेटा, ये ए है ये बी है ये एल है, उससे भी यही रिलेशन आता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। तो फाइनल लोकस आप देख सकते हैं, फिर से एक सर्कल आ गया है, सर्कल विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस l/2। करेक्ट, सर्कल विद सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस l/2। सेंट्रॉइड का निकाल लोगे भाई, सेंट्रॉइड का निकाल लोगे, अब जल्दी बताओ, बिल्कुल ऐसे ही जल्दी से निकाल के बताइए। सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्राइंगल ओ ए बी, ओ तो ओरिजिन है, ओ इज ओरिजिन, अभी निकाला था, अभी निकाला था। सेंट्रॉइड का लोकस निकालने के लिए अब एच के की पोजीशन चेंज करनी होगी, एच के वो नहीं मान सकते, नई फिगर बना लेते हैं, एच के इस बार हम मानेंगे सेंट्रॉइड को बेटा। तो ये रॉड है, अगर ये ओरिजिन है, ये a,0 है, ये 0,b है, तो एच के माना जाएगा इस बार सेंट्रॉइड को, सेंट्रॉइड को मानेंगे। जल्दी निकाल के बताइए, बिल्कुल सेम। तो अब ज्योमेट्रिकल कंडीशन हो जाएगी, एच की वैल्यू ये 0 0 था, 0 प्लस a प्लस 0 बाय 3, के की वैल्यू 0 प्लस 0 प्लस b बाय 3, तो यहां से a बन गया अब 3h, b बन गया 3k, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो l स्क्वायर था ही, वो तो है ही भाई हमारा रिलेशन, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो l स्क्वायर है ही।
वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, बहुत लोगों ने निकाल लिया है कि ए और बी की जगह आप ये वैल्यू डाल देंगे। तो 9h² प्लस 9k² इक्वल टू L²। एच के को एक्स वाई से रिप्लेस, तो x² प्लस y² इज L² बाय 9। तो सर्कल आ गया है, बस रेडियस L/3 चेंज हो गया है। सब समझ पा रहे हो ना भाई? बढ़िया करके समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत परेशानी तो बता दीजिए अभी तक, कोई प्रॉब्लम? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? सर्कल विथ सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस L/3, बिल्कुल सही। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। लास्ट का देखते हैं अब, ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल ओएबी। अब ये ट्रिक क्वेश्चन है, ट्रिक क्वेश्चन है। जल्दी बताइए कि अगर ऑर्थो सेंटर में इस ट्राइंगल का पूछूं, ओ ए बी ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर आपको क्या दिख रहा है? कल की क्लास जिसने ध्यान से सुनी है वो समझ गए होंगे, वो समझ गए होंगे कि इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर, चाहे रॉड जहां मर्जी घूमती रहे, चाहे रॉड जहां मर्जी घूमती रहे, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, याद करो राइट एंगल ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर तो ये होता है। ऑर्थो सेंटर तो 90 वाला वर्टेक्स होता है, तो रॉड को जितना मर्जी घुमा लो, ऑर्थो सेंटर तो यहीं रहेगा। ऑर्थो सेंटर तो तुम्हारा फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट है, शाबाश। ओरिजिन है यानी लोकस आएगा ही नहीं, फिक्स्ड पॉइंट है ना यार। लोकस तो उसका आता है जो चेंज हो रहा हो, जो मूव कर रहा हो पॉइंट, है ना? तो अगर पॉइंट चेंज ही नहीं कर रहा तो आप कह सकते हैं ऑर्थो सेंटर इज फिक्स्ड पॉइंट 0 0, या आप कह सकते हैं नो लोकस बिकॉज इट इज अ फिक्स्ड पॉइंट, सिंगल पॉइंट है लोकस। करेक्ट? क्या यहां तक क्लियर है भाई? ठीक है। और अगर अब सेंट्रॉइड ऑर्थो आ गया तो भैया तीसरे भाई को भी ले लेते हैं। अगर मैं एक फोर्थ पार्ट यहां जोड़ दूं, एक फोर्थ पार्ट यहां पे जोड़ दें कि लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ओएबी। फोर्थ पार्ट मैंने एक जोड़ दिया है यहां पे, लोकस ऑफ सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ओएबी। बताइए, ट्रिक क्वेश्चन है ये भी, कुछ नहीं लिखना है इसमें, कुछ नहीं लिखना है, सीधे लोकस निकल आएगा। फोर्थ पार्ट का भी तुम सीधे निकाल सकते हो। जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। हाँ भाई, सर्कम सेंटर भी तो इस ट्राइंगल का प्यारा सा होता है, इस ट्राइंगल का सर्कम सेंटर होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ये होता है सर्कम, कल बताया था। और मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज का लोकस तो अभी निकाला था ए पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में और फोर्थ पार्ट में कोई भी फर्क नहीं है, चाहे मैं मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज बोल दूं या सर्कम सेंटर बोल दूं इस ट्राइंगल का। बात तो है, देखो कैसे ब्यूटीफुली सारे कॉन्सेप्ट्स मर्ज हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं यहां पे, लोकस और फोर सेंटर्स ऑफ अ ट्राइंगल सेम एज वन। वेरी गुड। सो फोर्थ का आंसर हो गया सेम एज फर्स्ट वाले का लोकस, विच इज x² प्लस y² इक्वल टू L² बाय 4, बिकॉज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज ही सर्कम सेंटर होगा इस ट्राइंगल का। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। अगला लोकस अब तुम निकालोगे, अगला लोकस अब तुम निकालोगे। पोल में दे रहा हूं, लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ दिस लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस। देख रहे हो लैंग्वेज कितनी खतरनाक होती है, मतलब खतरनाक तो नहीं कह सकते बट हाँ केयरफुली पढ़ने वाली है। ये एक लाइन है, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन दी हुई है x cos अल्फा x cos a प्लस y sin a इक्वल टू p। p इज कांस्टेंट, तो p कांस्टेंट है मतलब a वेरिएबल है, a को हटाना है। देखो ऑप्शन में भी a हटा हुआ है, सारे लोकस में p के टर्म्स में है, मतलब p कांस्टेंट है, a को रिमूव करना है। तो वेरिएबल कौन है? a। सबसे पहले ये देखा करो लोकस के सवाल में क्या कोई वेरिएबल दिया है जिसको उड़ाना है हमें, नहीं दिया तो मतलब सीधे सीधे आंसर आएगा, दिया है तो उसे उड़ाना पड़ेगा, दैट इज द ट्रिक। तो इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब इतने पोर्शन की बात हो रही है, करेक्ट। लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ पोर्शन इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो पोर्शन है उसके बीच के मिड पॉइंट का लोकस बताना है।
तो पी पॉइंट मिड पॉइंट को एच के मानेंगे और ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं। कैसे लगाएं सर, कोई पॉइंट्स ही नहीं है, मिड पॉइंट कैसे लगाएं? तो भैया इस लाइन का इस्तेमाल करो ना। क्या एक एक कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे इस लाइन की मदद से? जल्दी बताइए, कौन बताएगा? क्या एक एक कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे बेटा? कैपिटल एक एक कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे अगर लाइन है तो। भाई एक्स एक्सिस के साथ ही तो इंटरसेक्शन है, मतलब y जीरो डाल दोगे तो मिल जाएगा। भाई अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को कहां मिल रही है ये पता लगाना है तो y जीरो डाल दो, उसमें सिंपल y जीरो डाल दो। करेक्ट। सो y को जीरो डाल देंगे इसमें, पुट y जीरो टू गेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ a। y जीरो डाला तो x cos a इक्वल टू p, यानी x की वैल्यू p बाय cos a। तो x की वैल्यू p बाय cos a आ गई, p sec a लिख लो चाहे तो, और y तो जीरो ही है, p बाय cos a लिख लो या p sec a लिख लो बेटा। करेक्ट। ऐसे ही b के लिए क्या करोगे, x को जीरो डालोगे, फॉर b पुट x जीरो इन लाइन, क्योंकि y एक्सिस का पॉइंट है वहां x जीरो होता है। x जीरो डालोगे तो y की वैल्यू p अपॉन साइन a आएगी, या p cosec a बोल दो, एक ही बात है। और अब ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगाते हैं मिड पॉइंट की। करेक्ट। ज्योमेट्रिकल कंडीशन कहता है कि मिड पॉइंट है P, तो H की वैल्यू हो गई P sec A प्लस 0/2, और K की वैल्यू हो गई P cosec A प्लस 0/2। x1 प्लस x2/2 लगा रहा हूं भाई, ठीक है। आसान ही है यार, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टफ नहीं है, सही बता रहा हूं, यही लेवल चलेगा, थोड़ा बहुत इससे 19-20 होगा। अगर आपको आज की क्लास इजी लग रही है तो कोऑर्डिनेट में ऐसा ही, स्ट्रेट लाइन में तो ऐसा ही होना है। सर्कल पैराबोला थोड़े से फिर भी आएंगे। हाँ बिल्कुल। तो अब हम क्या करेंगे, P तो कांस्टेंट दिया है, A को वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, तो यहां से हो गया 2h इक्वल टू P बाय cos A, और यहां से हो गया 2k इक्वल टू P बाय साइन A। और क्या करो बेटा, cos A निकाल लो, साइन A और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर को 1 कर लो, है ना। तो cos स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A तुम्हें पता है 1 होता है। cos की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, cos A हो जाएगा P अपॉन 2h, और यहां से ऐसे ही साइन A निकाल लो। सो P बाय 2h का होल स्क्वायर, साइन A की वैल्यू हो जाएगी P बाय 2k का होल स्क्वायर। P तो हमें एलिमिनेट करना नहीं है, यही लोकस हो गया, ठीक है, यही लोकस हो गया बेटा। बस एच के को एक्स वाई से रिप्लेस, तो P स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर, P स्क्वायर बाय 4k स्क्वायर बराबर 1। बस आई थिंक 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर 4 बाय पी स्क्वायर आ गया है। डी ऑप्शन आ गया है, डी ऑप्शन आ गया है भाई, डी ऑप्शन आ गया है, ठीक है। देख लीजिएगा 13% लोगों ने करा है बी, बहुत लोगों ने गलती कर दी है। केयरफुली देखना है, ये नहीं कि बस सर्कल ही होगा तो सर्कल ही आ रहा है। तो सर ये लोकस है क्या? देखो भाई साहब, ये इक्वेशन तो हमने निकाल दी, सारी इक्वेशंस का इंटरप्रिटेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। ये मत सोचो ये क्या करेगा, पैराबोला है, सर्कल है, एलिप्स है, जो भी है बस, इनमें से कुछ नहीं है। ये कोई अजीबोगरीब सा कर्व है जो आपको इंटरप्रेट करने की जरूरत नहीं है। उसने भी सिर्फ इक्वेशन पूछी है, आपको भी इक्वेशन ही बतानी है इसकी, ठीक है। हाँ, तो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय स्क्वायर इक्वल टू 4 बाय पी स्क्वायर, डी ऑप्शन हो गया, डी ऑप्शन हो गया है। एलिप्स नहीं है भाई, ये एलिप्स नहीं है, एलिप्स नहीं है। अभी बताऊंगा एलिप्स की इक्वेशन, आज बताऊंगा स्टैंडर्ड क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स भी बताऊंगा। चलिए उस पर जस्ट आने ही वाले हैं अगले एक क्वेश्चन के बाद। इस क्वेश्चन के बाद आते हैं पैराबोला, एलिप्स एंड हाइपरबोला की डेफिनेशंस पे। सर इसको एक बार समराइज कर दीजिए, लीजिए समराइज कर देते हैं बेटा। एक लाइन थी, उसको जहां कोऑर्डिनेट एक्सिस पे मीट कर रही है, उसके उस सेगमेंट के मिड पॉइंट का लोकस पूछा गया था, मतलब उसका मिड पॉइंट किस पाथ को फॉलो करेगा। तो हमने क्या किया, मिड पॉइंट को एच के मान लिया, स्टेप 1। स्टेप 2 होता है कंडीशन लगानी है। अब मिड पॉइंट की कंडीशन तो तब लगाऊंगा जब कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो मैंने सोचा यार लाइन दी है,
कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूं, y0 डालूंगा तो ये मिल जाएगा, x0 डालूंगा तो ये मिल जाएगा y एक्सिस का। तो x0 और y0 डाल के दोनों पॉइंट्स निकाल लिए ताकि मैं ज्योमेट्रिकल कंडीशन लगा पाऊं मिड पॉइंट वाली, ये लगा ली, देखो मिड पॉइंट वाली h और k लिख लिए। फिर मैंने कहा वेरिएबल क्या है, p तो कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो a वेरिएबल बच गया। तो यानी a को एलिमिनेट करना है, a को एलिमिनेट करा तो cos a और sin a यहां से निकाल लिए, यहां से sin a लिख लिया, और क्योंकि cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 होता है तो हमने वैल्यू डाल के एच के में रिलेशन निकाल लिया बेटा। ठीक है, सर हम कैसे सोचेंगे कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी? बेटा एलिमिनेट करना था ना, कैसे एलिमिनेट होगा तुम ही बताओ। ए को अगर गायब करना है इन दोनों इक्वेशन से कैसे करोगे? अगर मैं आपको कॉस थीटा की वैल्यू एक्स दे दूं, आज किया तो था एक में स्क्वायर एंड ऐड, भूल गए? दिखा देता हूं कहां किया था, दिखा देता हूं भाई। इस सवाल में क्या किया था, एच ए कॉस थीटा था, के ए साइन थीटा था, तुम्ही ने तो बोला स्क्वायर एंड ऐड करो। स्क्वायर एंड ऐड क्यों किया था? ताकि थीटा गायब हो जाए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाए। सेम ही तो चीज लगाई है मैंने, सेम ही चीज लगाई है, आप वहां भी स्क्वायर एंड ऐड कर लेते, एक ही बात है, सेम बात है। चलिए अब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, इधर देखेंगे। सर बैकग्राउंड में साउंड आ रही है तो क्या हो गया बेटा? ऐसा कुछ थोड़ी ना हो रहा है कि तेरे कानों में चुभ जाए, आ रही है तो आने दे, पीछे चल रहा है कीर्तन चल रहा है कहीं, तुमने ईयरफोन लगा रखे होंगे तो शायद सुनाई दे रहा हो, तो आप कंसंट्रेट कर लीजिए, ऐसा कोई बहुत लाउड साउंड नहीं आ रहा होगा आपको, ऐसा समझ लो गाने चल रहे हैं पीछे, बढ़िया कंसंट्रेशन होगा। वेरिएबल ट्राइंगल, ट्राइंगल ही वेरिएबल है, 3 4 तो फिक्स्ड है, और 5 cos थीटा 5 sin थीटा वेरिएबल है, मतलब थीटा वेरिएबल है, थीटा क्या है? वेरिएबल है। 5 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा। ध्यान से देखिएगा दोस्त, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर, जब ऑर्थो और सरकम आ जाता है ना, मेरी थोड़ी दिल की धड़कन बढ़ जाती है क्योंकि इनका फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, ठीक है? हाँ, तो कल ऐसा एक क्वेश्चन कराया था, जब ऑर्थो एंड सरकम होते हैं तो एक बार किसका इस्तेमाल करने की कोशिश करनी चाहिए? यूलर्स लाइन। याद आ रहा है बेटा? करेक्ट, यूलर्स लाइन। कल हमने देखा था, सॉरी इसको तो एच के मानेंगे क्योंकि इसका लोकस निकालना है। अच्छा, जी को तो हम निकाल ही लेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 करके। क्या इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर आप निकाल पा रहे हैं? जुगाड़बाजी करके कल भी निकाला था, जल्दी बताइए, हाँ जल्दी बताइए, क्या इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर, कल लास्ट क्वेश्चन जो किया था याद करो उसे, क्या इस ट्राइंगल का सरकम सेंटर आप निकाल पा रहे हैं? मैं तो निकाल पा रहा हूं भाई, क्या आप निकाल पा रहे हैं? सरकम सेंटर तीनों से इक्विडिस्टेंट होता है। क्या कोई हिट एंड ट्रायल से ऐसा पॉइंट दिख रहा है जो तीनों से इक्विडिस्टेंट हो जाए? वेरी गुड वेरी गुड, बहुत लोगों ने देख लिया, बहुत लोग देख पाए कि सर ओरिजिन का सबसे डिस्टेंस 5 आ जाएगा, निकाल के देख लो। 0 0 का इससे डिस्टेंस देख लो, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 5, 5 कॉस स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर 5, 5 साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर, वो भी 5 होता है, यानी ओरिजिन का डिस्टेंस सबसे बराबर आ गया है। सो ओरिजिन सरकम सेंटर हो गया, कल भी ऐसा ही हुआ था √5, 2 √5 वाले लास्ट क्वेश्चन में। ठीक है, सही है। अब यूलर्स लाइन पक्का लगेगी क्योंकि सी डैश मिल गया, ये है, और ये जी तो होता ही है हमारे पास। 5 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा प्लस 3/3 कॉमा, एवरेज ले रहा हूं ना, 5 sin थीटा माइनस 5 cos थीटा प्लस 4/3, ऐसा कुछ हो गया है, ऐसा कुछ हमारा कौन हो गया है? जी। अब यूलर्स लाइन लगा दो, एच के में रिलेशन निकाल लो। सर नेचर ऑफ ट्राइंगल, बेटा ट्राइंगल तो वेरिएबल है, तू कैसे नेचर बता देगा? बता, अगर ट्राइंगल के 2 वर्टेक्स ही मूव करे जा रहे हैं, ये थीटा बोला है ना वेरिएबल है, तो इसका मतलब ट्राइंगल का नेचर यही तो फिक्स्ड है बस, ये कहीं मर्जी घूम रहे होंगे, वो कहीं मर्जी घूम रहे होंगे, तो नेचर कैसे बता दोगे? नेचर नहीं बता सकते ना लोकस के सवाल में, बिकॉज वो तो चेंज हो रहा है अनलेस मेंशन्ड है।
रॉन्ग सर, यू मिस्ड 5। हाँ सॉरी, यहां पे भी 5 साइन थीटा था, 5 साइन थीटा था बेटा। चलिए इसको डिलीट कर देते हैं। फाइव कॉस थीटा 5 साइन थीटा प्लस 3। ठीक है, अब सही है। चलिए अब यूलर्स लाइन लगाएं और HK में रिलेशन लाएंगे। तो 2 इंटू 0, इधर लगा रहा हूं, ध्यान से देखना, चलो यहीं लगा देते हैं। 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू एच बाय 3, ये हो गया 5 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा प्लस 3/3। एक्स कोऑर्डिनेट लिख लिया, 3 3 3 कट गया। सो H की वैल्यू आ गई है, H की वैल्यू आ गई है, अगले पेज पे लिख रहा हूं, H की वैल्यू 5 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा प्लस 3। 5 कॉस थीटा प्लस 5 साइन थीटा प्लस 3 हो गई है, करेक्ट। H की वैल्यू हो गई है। और ऐसे ही K की वैल्यू लिखेंगे बेटा, बिल्कुल ऐसे ही। जब K लिखोगे 2 इंटू 0 1 इंटू K, तो K की वैल्यू सिर्फ इसका न्यूमरेटर आ जाएगा। सिमिलरली जैसे ये H आया है, वैसे ही K की वैल्यू इसका न्यूमरेटर आएगा, 3 कट जाएगा। 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा माइनस 5 कॉस थीटा, और साथ में आ जाएगा प्लस 4। अब क्या करना है इन दोनों इक्वेशंस में से बताइए? थीटा एलिमिनेट करना है। थीटा एलिमिनेट करना है बेटा, तो यहां से 3 को लेफ्ट में ले जाओ, 3 को लेफ्ट में ले जाओ। ये जो 3 है इसको इधर ले जाइए। सो H माइनस 3 लिख देता हूं, H माइनस 3 लिख देता हूं, और K के लिए भी 4 इधर ले जाइए, K माइनस 4 लिख देता हूं। और स्क्वायर एंड ऐड करके देखना, फिर से तुम्हें दिख जाएगा कि थीटा गायब हो जाएगा। स्क्वायर एंड ऐड करो, देखो स्क्वायर एंड ऐड करेंगे तो H माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस K माइनस 4 होल स्क्वायर, इधर से 25 कॉस स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर, 25 साइन स्क्वायर 25 कॉस स्क्वायर। सो 25 प्लस 25 और प्लस 2ab और माइनस 2ab तो कट ही गया होगा। थीटा गायब हो गया, देख लो, थीटा गायब हो गया स्क्वायर एंड ऐड करके। एक भाई इतना बढ़िया डाउट पूछ रहा है, वो कह रहा है सर आपको कैसे पता चला कि 3,4 फिक्स्ड है? बेटा 3 और 4 में कोई वेरिएबल दिख रहा है आपको? यहां तो थीटा वेरिएबल दिख रहा है, जैसे थीटा चेंज होगा इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। 3 और 4 तो 3 और 4 ही रहते हैं ना बेटा। अगर तेरे मैथ्स में अगर 34 नंबर आ गए तो वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, ये बता जरा। बता बता, मान ले, मैं ये नहीं चाहता कि आए, मान ले अगर आ गए बोर्ड्स में 34 मार्क्स, तो कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, ये बता दे बेटा। कांस्टेंट ही है ना? हाँ, तो बस 3,4 भी वैसे ही कांस्टेंट हो गया क्योंकि वहां वेरिएबल नहीं है। बट अगर तेरे मार्क्स 5 कॉस थीटा आ गए तो वो वेरिएबल है, ठीक है। हाँ ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। किसी ने बोला सर सीधे सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर दिया? सीधे सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं कर दिया? एक मिनट, सीधे सब्ट्रैक्ट कर दिया नहीं, सब्ट्रैक्ट करने पे देखो साइन थीटा की टर्म कट जाती, बट कॉस थीटा 2 बार रह जाता ना, इसलिए मैंने सीधे सब्ट्रैक्ट नहीं किया। ऐड करता तो ये कट जाता, ये साइन थीटा रह जाता, इसलिए ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में थीटा एलिमिनेट नहीं हो रहा है ना। हाँ, हमें क्या करना पड़ा, स्क्वायर एंड ऐड करके हमने देखा, यहाँ 25 कॉस स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर प्लस 2ab आएगा, और यहाँ माइनस 2ab वो तो कट गए, 25 और 25 मिला के 25 प्लस 25 हो गया। सो x माइनस 3 होल स्क्वायर k माइनस 4 मतलब y माइनस 4 होल स्क्वायर, एच के को xy से रिप्लेस कर रहा हूं 50, ये आ गया लोकस। भाई ई क्या कर दिया भाई, ये अजीबो गरीब लोकस क्या है सर, हमारा तो कुछ और ही आया है। चलिए अब देखते हैं इन्होंने कैसे बनाया ऑप्शन, वो भी देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, हमारा आंसर सही है, बट इन्होंने आंसर को कुछ अलग अजीबो गरीब तरीके से लिखा हुआ है, तो हम भी अजीबो गरीब तरीका इस्तेमाल कर लेते हैं भाई। ठीक है, हाँ, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई साहब अगर हम ऐड करें तो ये टर्म बनेगी h प्लस के। तो इसने क्या किया, हमारी शॉर्टकट नहीं लगाया, हमने ज्यादा ही शॉर्टकट लगा दिया, स्क्वायर एंड ऐड।
आंसर हमारा भी सही है। या तो हम ऑप्शंस खोलें और देखें किससे आ रहा है, बट भाई ने लंबा मेथड क्या लगाया, पहले इसको ऐड किया है। ऐड किया, दोनों इक्वेशंस को स्क्वायर एंड ऐड करने की जगह पहले ऐड किया बस, ठीक है, ध्यान से सुन लेना। तो h प्लस के -7 हो गया, 3 और 4, और ऐड करने पे कॉस कॉस कटा, 5 5 10 साइन थीटा बचा। इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दी। और फिर सबट्रैक्ट किया, फिर क्या होगा सबट्रैक्ट करने पे, साइन साइन कटेगा, 10 कॉस थीटा बचेगा। तो h-3 माइनस के प्लस 4, सबट्रैक्ट किया है ना, तो माइनस के प्लस 4, यानी h-k+1 इज 10 कॉस थीटा। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। और अब स्क्वायर एंड ऐड कर दिया उसने, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ताकि 1 बन जाए, ठीक है। तो 3 और 4 का होल स्क्वायर किया है, तो h+k-7 का होल स्क्वायर, h-k+1 का होल स्क्वायर, और 100 साइन स्क्वायर 100 कॉस स्क्वायर हो गया 100। भाई साहब ने ऐसे निकाला हुआ है, ये भी सही है, ये भी सही है, खोल के सेम ही टर्म मिलने वाली है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, h+k x+y-7 x-y+1, डी ऑप्शन आ गया है ना, डी ऑप्शन आ गया। वैसे दोनों सही हैं, अगर आप इसको भी एक्सपैंड करेंगे और इसको भी एक्सपैंड करेंगे सेम आएगा, इसमें बहुत सारी टर्म कटेंगी, यही टर्म्स बच जाएंगी। सर हाउ डिड यू कम टू नो दिस? भाई एक्सपीरियंस नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है, ये बताइए। देख लिया ना हमने, ऐड करा हुआ x+y और x-y की टर्म है, वो मैंने सोचा कैसे बनेंगी, दोनों इक्वेशन को ऐड करने से और सब्ट्रैक्ट करने पे h+k और h-k बनेंगी। वहां से समझ आ गया कि भैया ऐड और सब्ट्रैक्ट, देखो सारे ऑप्शन में क्या बना हुआ है, यहां से दिमाग चला हमारा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करा हुआ है उन्होंने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया है हमारा लोकस। अब कुछ डेफिनेशंस पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला की आपको याद रखनी है, ठीक है। पैराबोला की डिटेल में हम पैराबोला में पढ़ेंगे, बट इलिप्स की इक्वेशन ऐसी कुछ दिखती है, x² / a² प्लस y² / b² बराबर 1, ऐसी इक्वेशन दिखती है इलिप्स की। सर्कल की तो तुम्हें बता ही दी है। हाइपरबोला की जो दिखती है उसमें बस बीच में माइनस आ जाता है, ठीक है। पैराबोला की बात पैराबोला में ही करेंगे, बट इन दोनों का काम कई बार तुम्हें फिजिक्स में आ जाता है, इसलिए बता देते हैं। इलिप्स द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज अ कांस्टेंट। तो ऐसा कोई लोकस होगा कि ये P दिया हुआ है वेरिएबल पॉइंट, और ये दो फिक्स्ड पॉइंट्स हैं, ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, PA प्लस PB कुछ कांस्टेंट डिस्टेंस दिया होगा, सम ऑफ डिस्टेंस, locus of a point which moves such that sum of its distances from two fixed points is a constant, PA plus PB constant होगा। सिमिलरली हाइपरबोला में बस डिफरेंस हो जाता है, जो PA प्लस PB था वो PA माइनस PB कांस्टेंट हो जाता है, और माइनस है तो मॉड लगा देते हैं, कोई भी बड़ा हो सकता है। तो अगर डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस कांस्टेंट हो हाइपरबोला है, सम ऑफ डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो इलिप्स होता है, ठीक है। जल्दी से एक क्वेश्चन में देख लेते हैं कैसे ये इक्वेशन बनती है, या ये एक करा देता हूं, बाकी डीपीपी में मैंने डाल दी है। इधर देखिएगा, लास्ट सवाल है आज का लोकस पे। इसका ये मतलब नहीं है लोकस खत्म, स्ट्रेट लाइन में लोकस फिर आएगा। अभी तो बस वो क्वेश्चन करा रहा हूं जिसमें ना स्ट्रेट लाइन ना ज्यादा सर्कल पैराबोला नहीं लग रहा, बेसिक फंडे से ही हमने लोकस के कुछ क्वेश्चंस करे हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट विच मूव सच दैट, तो पी पॉइंट जो है वो इस तरह से मूव कर रहा है सच दैट सम ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम 0-3 से डिस्टेंस और 0-3 से डिस्टेंस का सम PA प्लस PB इज 8। तो PA प्लस PB इज 8, PA प्लस PB इज 8। तो अभी हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, क्योंकि PA का मतलब हो गया h² प्लस k-3 होल स्क्वायर, है ना, यही तो PA हो गया। देखो h² h-0 k-3, और ये हो गया h² प्लस k+3 होल स्क्वायर। अब ऐसी चीजों को स्क्वायर करने के लिए एक टर्म उधर ले जाई जाती है, कोई भी एक टर्म स्क्वायर रूट की उधर ले जाइए। देखो अभी तो तुम्हें क्योंकि इलिप्स वगैरह पढ़ा नहीं है,
तो ऐसे ही कर लो, लोकस निकाल लो, फिर इलिप्स में इसका शॉर्टकट बताऊंगा डायरेक्ट लोकस निकालने का, राइट। अभी के लिए तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, मेहनत का काम करेंगे पूरा। इलिप्स के कॉन्सेप्ट जब सीख लेंगे तो वो मेथड भी आएगा। यहां a माइनस बी होल स्क्वायर, तो 64 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसा क्वाड्रेटिक में भी हुआ था, दो स्क्वायर रूट के साइन आए थे भाई। यहां से एच स्क्वायर कट गया, करेक्ट। और के स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k, 64 प्लस के स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k माइनस 16 रूट, फिर कुछ कट गया भाई, के स्क्वायर 9 कट गया, है ना। बेसिकली सिंप्लीफिकेशंस करते जाइए, सिंप्लीफिकेशंस करते जाइए, देखो बढ़िया सा आ जाएगा अभी लोकस। तो 16 टाइम्स ये लेफ्ट में ले आता हूं, माइनस में है क्योंकि 16 टाइम्स रूट एच स्क्वायर प्लस के माइनस 3 होल स्क्वायर, इस वाली टर्म को लेफ्ट में ले आया। 6 और 6 12k हो गया, और 12k माइनस 64 हो गया, 12k माइनस 64 हो गया। 4 भी कट गया बेटा ओवरऑल, 4 कट गया, देखिए 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 16, करेक्ट। और अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। सर दोनों डिस्टेंस इक्वल नहीं होगा, अरे भाई मेरे, ये पॉइंट वेरिएबल है, वेरिएबल का मतलब समझता है, कहीं भी हो सकता है। कहां डिस्टेंस इक्वल दिख रहे हैं, स्केल से नाप ले, स्केल से नाप ले, इक्वल थोड़ी हो जाएंगे सारे, पी पॉइंट चेंज होता जाएगा, किसी एक सिचुएशन में इक्वल भी हो जाएंगे, बट वेरिएबल है ना भाई, तो अलग अलग होते जाएंगे ना, कभी पी ए बड़ा, कभी पीबी बड़ा, कभी पी ए पीबी इक्वल, जैसे मर्जी हो सकता है। तो ये जो पी पॉइंट है ये ऐसे इलिप्स में मूव करेगा, दैट इज द क्वेश्चन। प्लस 64 होगा सर, ओह प्लस 64, हाँ बिल्कुल सही बात है, प्लस 64, हाँ प्लस 64 होगा, यू आर राइट, वेरी गुड, थैंक यू। अब हम फिर से स्क्वायर कर देते हैं, फिर से स्क्वायर कर देते हैं, फिर से स्क्वायर कर देते हैं, और देखेंगे लोकस इलिप्स फॉर्म में दिख जाएगा। चलिए यहीं पे कर रहा हूं, सो 16 एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस 256 प्लस 16 इंटू 6 96k। और अगर अब ब्रैकेट्स खोलें बेटा, देखो ध्यान से, बस होने वाला है 16 एच स्क्वायर प्लस 16k स्क्वायर, 16 9 जा 144 प्लस 16 6 जा 96k। कैलकुलेशन बढ़िया है, खूब सारी है, और 96k कट गया, सारा कुछ कट गया, और 9k स्क्वायर भी कटेगा इधर आके। सो 16 एच स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, 9k स्क्वायर कट गया, और 256 माइनस 144 कितना होता है भाई, 2, है ना, 112, 112 होता है क्या, 256, हाँ 112, और 112 से कर दो डिवाइड, 112 से बेटा कर दो डिवाइड, तो जैसे ही 112 से डिवाइड करोगे 16 7 जा होता है ना, एच स्क्वायर बाय 7, और के स्क्वायर के साथ कट जाएगा, 16 बच जाएगा, इक्वल टू 1। एच के को एक्स वाई से रिप्लेस, तो एक्स स्क्वायर बाय 7 वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। देखिए इलिप्स की इक्वेशन बन गई है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर्म में ही आ गया है। आप देख सकते हो वही इक्वेशन आ गई है जो मैंने आपको बताई थी अभी, जो मैंने आपको बताई थी इस फॉर्म में आ गया। ए स्क्वायर की जगह 7 आया है, मतलब ए रूट 7, और बी स्क्वायर की जगह 16 आया है बेटा, राइट। तो अब ऑब्वियसली एग्जाम में आएगा तो इतना बड़ा नहीं करेंगे हम, इलिप्स सीख लेंगे जब तक हम, तो हम इसको सीधे यहीं से देख के इन सब पैरामीटर्स को देखकर ही हम इलिप्स की इक्वेशन डायरेक्ट निकाल लेंगे। बट अभी क्योंकि हम जस्ट कोऑर्डिनेट स्टार्ट करें, लोकस जस्ट स्टार्ट किया है, तो हमने लॉन्ग प्रोसेस से कर लिया है, ठीक है। समझ गए हो, तो ऐसे ही हाइपरबोला का आ जाता, अभी बीच में माइनस का दे दिया है मैंने डीपीपी में क्वेश्चन, अपने हिसाब से मत चेंज करना, जो डेटा दिया गया हो वही करना, आज डीपीपी में डाल दिया है। चलिए, तो ये लोकस के हो गए हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स अपने खत्म। लोकस मैं बार बार बोल रहा हूं, पूरा नहीं खत्म हुआ है,
अभी जब स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन सीख लेंगे वहां लोकस घुसाएंगे, सर्कल सीखेंगे वहां लोकस के सर्कल्स के क्वेश्चंस आएंगे। तो लोकस इज एन एवर गोइंग प्रोसेस। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कहीं ना कहीं लोकस के क्वेश्चंस आपको बार बार दिखते रहेंगे। आज मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया है होता क्या है, कैसे निकालते हैं इक्वेशंस, इस तरह से स्टेप्स लगाए जाते हैं। ठीक है, तो अब जैसे जैसे आएगा वैसे वैसे हम करेंगे। अब हम यहां से स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो इसको इत्मीनान से आराम से कल की क्लास में करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि 1-1.5 घंटा पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन, तब जाके कुछ समझ आएगा हमें ढंग से। तो थोड़ा स्लोप वगैरह तो मैं आई थिंक आरजे सर ने बताया हुआ होगा, उतना रिवाइज करके बैठ जाओगे तो कल की क्लास में इजी रहेगा। यहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, स्लोप लाइन का क्या होता है, स्लोप y=mx+c लाइन की इक्वेशन अगर बताई हो तो आप वो सब पढ़ के बैठिएगा, कल की क्लास में फिर मजा आएगा। तो होमवर्क में आज डीपीपी नंबर 2 लगाओगे, डीपीपी नंबर 2 लगाओगे जहां लोकस के मोस्टली क्वेश्चंस हैं, वो आप कर लीजिएगा। स्लोप वाले चाहे छोड़ सकते हो। ठीक है, एक्सटेंड सर जी, भाई आज एक्सटेंड नहीं हो सकता, आज हमारा एसी भी नहीं चल रहा है, तब से पसीने में क्लास चल रही है। ठीक है, हाँ। और वैसे भी आज काफी कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं, काफी देर से हमने लोकस के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए, तो आप इतना डाइजेस्ट करिए, आराम से इसको रिवाइज करिए, दोबारा इन क्वेश्चंस को करिए, डीपीपी को करिए। कल हम स्ट्रेट लाइंस स्टार्ट करेंगे और बढ़िया बढ़िया चीजें उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में, जहां पर हम स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे जैसा कि मैंने बताया, और उम्मीद है आज आप लोगों को मजा आया। देखो अभी थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा चल रहा है, क्योंकि अभी कोऑर्डिनेट जस्ट स्टार्ट की है, तो मैं आपको सारी चीजें डेप्थ में बता रहा हूं। एक बार ये थ्योरी वाली चीजें खत्म हो जाएंगी, फिर न्यूमेरिकल जब आएंगे तब बहुत मजा आएगा कोऑर्डिनेट में। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं बच्चों कल की क्लास में। टेक केयर ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल, बाय बाय।